और जब अदर प्रोडक्ट्स की वजह से चेंज हो। बेटे जरा मल्टीमीडिया चला दो। कौन चलाएगा? नहीं, ये लड़के को नहीं पता होगा, पहले जो लड़का चलाता है। खैर, एक मिनट पहले रिमोट से ट्राई करते हैं, हो सकता है रिमोट से चल जाए। चेक करें। चल गया, गुड हो गया यार। तो बड़ा अच्छा किया इन लोगों ने। तो सर मल्टीमीडिया चाहिए होता है, बड़ा महंगे वाला हुआ। फिर इकोनॉमिक्स पढ़ाने में डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है, और डायग्राम आपको पता है बच्चों के जो है कलर्स, चेंज ऑफ कलर्स बड़ा जरूरी होता है इसके अंदर। चलिए हम बात करते हैं अपने आज के लेक्चर पे। पंखा बेशक ऑफ कर दीजिए आप, कूलिंग ठीक है क्लास में। अच्छा बच्चों, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। तो प्रमुख पर बेटा आपने ये ख्याल रखना है कि मल्टीमीडिया का बटन ना ऑफ कर देना, सारी गेम खराब हो जाएगी हमारी। अच्छा बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड मूवमेंट एंड शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या है? मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व क्या है और शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व क्या है? ठीक है जी। व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन बोथ ऑफ देम? देखिए बच्चों, सबसे पहली बात यह है कि हम इनको दो कैटेगरीज में ब्रेक कर देते हैं। एक ये कि हम कहते हैं जिसको चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। अच्छा, अर्षद। अच्छा, सो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और इसी को हम कहते हैं दिस इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इसी को हम कहते हैं मूवमेंट अलोंग द शिफ्ट, को हम बाद में देख लेते। ठीक है जी। देखिए सबसे पहले हमने पता है क्या किया, हमने ये लिखा है कि एक प्रोडक्ट है हमारा एक्स, उसको कौन कौन सी चीज मुतासिर कर रही है, उसको कौन कौन सी चीज मुतासिर कर रही है। तो हमने सबसे पहले पी लिखा है। पी से मुराद क्या है बच्चों? प्राइस ऑफ कमोडिटी मुतासिर करती है, आपने देखा था कल। अच्छा, इनकम भी। वाई स्टैंड फॉर इनकम, डब्ल्यू स्टैंड फॉर वेदर, पीओपी स्टैंड फॉर पॉपुलेशन, टी स्टैंड फॉर टेस्ट, और एच स्टैंड फॉर हैबिट्स। अच्छा बच्चों, एडीवी स्टैंड फॉर PERSAL, और PR इज प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड अदर्स। ये सब इफेक्ट करते हैं किसको? हमारे डिमांड। लेकिन जब हम कहेंगे चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या हम कहेंगे मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व, तो हम कहेंगे कि जो चेंज आया है उसकी वजह प्राइस है। जो चेंज आया उसकी वजह प्राइस है, जबकि ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है। हम इनके ऊपर बार लगा रहे हैं ताकि आपको याद रहे कि ये सारे के सारे कांस्टेंट। राइट बच्चों, ये सारे फैक्टर कांस्टेंट है। चेंज किसकी वजह से आया है? प्राइस की वजह से। ठीक है। तो सबसे पहली बात यह है कि हम ये कहेंगे, नंबर वन, ए चेंज ड्यू टू प्राइस, पी। ठीक है जी। और पी प्राइम डिटर्मिनेंट है। प्राइम डिटर्मिनेंट की ये निशानी होती है कि ये हमेशा जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उन पे लिखा जाता है।
यानी अगर आप अपना केस देखेंगे कल वाला, तो देखिए प्राइस यहां लिखा गया है वर्टिकल एक्सिस पे, और पे लिखा गया है वेदर, टेस्ट, हैबिट। क्यों? चूंकि ये कौन सा डिटर्मिनेंट है? प्राइम। अब आप पूछ सकते हैं सर ये प्राइम डिटर्मिनेंट क्या होता है? देखिए, अल्लाह ना करे किसी को डायबिटिक हो जाए तो डॉक्टर बहुत सारी चीजें बंद करेगा, लेकिन सबसे पहले चीनी कहेगा चीनी बंद करे। क्योंकि चीनी क्या है? प्राइम डिटर्मिनेंट है, वो प्राइम फैक्टर है जो असरअंदाज होता है। अगर चीनी कह दिया तो बाकी सब बात समझ आ गई कि चीनी से रिलेटेड चीजें भी बन गई। अगर ब्लड प्रेशर हो तो बहुत सारी चीजों का कहेगा कि पोटाशियम नहीं लेना, ये नहीं लेना, लेकिन आपको प्राइम फैक्टर एक ही बताएगा, नमक नहीं खाना। इसी तरह यहाँ पे सारे फैक्टर असर कर रहे हैं, लेकिन प्राइम फैक्टर कौन सा है? प्राइस। प्राइम फैक्टर प्राइस है। और अदर्स आर कांस्टेंट। क्या मतलब? बच्चों फिक्रे का मतलब क्या है? तमाम चेंज जो है वो प्राइस की वजह से आएगी, किस में? क्वांटिटी डिमांडेड में या क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी में। जबकि बाकी सारे फैक्टर क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे। कौन कौन से कांस्टेंट है जी? जिनके ऊपर हमने क्या लगा दिया है? बार्स लगा दी। ठीक है जी। दूसरी बात, हम इसको शो कैसे करेंगे? हम इसको शो करेंगे मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व। along द डिमांड कर्व, यानी एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे चले जाएंगे। मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व, हम डिमांड कर्व के साथ ही मूव करेंगे। मिसाल के तौर पे देखिए, हमारी कल वाली ही स्केड्यूल ले लीजिए। एक प्राइस थी वहां पे, एक क्वांटिटी ऑफ एक्स कह लीजिए, जो भी प्रोडक्ट है। तो हमने कहा था जब प्राइस 20 रुपए है फर्ज कीजिए, तो डिमांड 200 kg है। ठीक है। लेकिन अगर प्राइस कम होके 10 रुपए हो गई, अगर प्राइस कम होके 10 रुपए हो गई, तो डिमांड हो जाएगी 300 kg, यानी डिमांड में इजाफा हो जाएगा। जब भी प्राइस कमी आएगी बच्चों, उसके नतीजे में क्वांटिटी डिमांडेड क्या होगी? शाबाश, ज्यादा हो जाएगी। ऐसे ही है, 200 से कितनी हो गई? 300। अब अगर मैं कहूँ प्राइस 30 हो गई है, तो प्राइस में क्या हो गया? इजाफा। अब डिमांड में क्या होगी? कमी। कमी आ जाएगी, 100 kg हो गई। ऐसे ही है। और चेंज किसकी वजह से आया है? प्राइस की वजह से। बाकी फैक्टर का जिक्र नहीं किया मैंने। और कल लॉ ऑफ डिमांड में शुरू में बोल दिया था सेटरीज पारीबस, और फिर आगे लिख भी दिया था अजम्पशंस में कि ये सारी चीजें कांस्टेंट। अब देखो, अगर हम इसको डायग्राम पे ड्रॉ करते हो आप लोग, इस तरफ हमने क्वांटिटी लिए, एक्स प्रोडक्ट लिखा है उन्होंने, यहां हमने प्राइस रखी। तो देखो, जब प्राइस 200 है, तो प्राइस 20 है, डिमांड 200 है। ऐसे ही है। क्यों बच्चों? क्यों भाई? इज इट सो? ऐसा है? चले, अगर मैं कहूं प्राइस कम हुई है, प्राइस 10 हो गई है, तो डिमांड बढ़ के 300 हो गई है। ऐसे ही है बच्चों। हम बी से कहाँ आ गए? सी पे आ गए। अगर देखा जाए तो ये एक ही डिमांड कर्व का एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट बनता है। ऐसे ही बच्चों, यानी बी से किधर आ गए? सी पे। क्या किसी और डिमांड कर्व पे आप गए? उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे आ गए। क्या हाल है बच्चों? ऐसे ही है। और यही आपने कहा था, कैसे शो करोगे? मूवमेंट अलोंग द
डिमांड कर्व, उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे, क्योंकि चेंज प्राइस की वजह से आएगी, जो कि उसका प्राइम डिटर्मिनेंट है। अदर फैक्टर होते तो सूरत हाल और होनी थी। अब देखिए दूसरी तरफ, देखिए कि प्राइस में इजाफा हो गया है, प्राइस में इजाफा हो गया। फर्ज कीजिए प्राइस हो गई है 30, तो आप कहेंगे डिमांड कम होके हो गई है 200 से 100 के लिए, और मैं आ गया हूं पॉइंट ए पे। ठीक है, अब देखिए आप बी से किधर आ गए, ए पे। क्यों? प्राइस बढ़ी है और डिमांड में कमी है, राइट जी। तो प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना और प्राइस के बढ़ने से डिमांड का कम होना तमाम शो किया जा रहा है एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाने से, एक नुक्ते से दूसरे नुक्ते पर जाने से। हाँ, बताइए कि नाम भी मुख्तलिफ है। मिसाल के तौर पे अगर प्राइस बढ़ेगी, डिमांड कम होगी, हम इसे कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्यों? चूंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट हुई है। और दूसरी तरफ अगर प्राइस कम होने से डिमांड बढ़ी है तो हम कहेंगे दिस इज एक्सटेंशन इन डिमांड, राइट जी। दिस इज टेक्निकल नेम कि एक्सटेंशन का जैसे ही टर्म आएगा आपके जहन में आना चाहिए यार प्राइस कम हुई है डिमांड बढ़ी है। और कॉन्ट्रैक्शन का वर्ड जैसे ही आएगा आपको पता लगना चाहिए थ्योरी में कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम हुई है, लेकिन चेंज लाने वाला फैक्टर प्राइस है, अदर्स नहीं है। क्योंकि अदर्स तो कांस्टेंट है, अभी ये लॉ ऑफ डिमांड है, अदर्स तो कांस्टेंट है। और इसको चेंज कैसे, इसको शो कैसे किया गया, एक ही डिमांड करके एक नुक्ते से दूसरे पे, एक पॉइंट से दूसरे पे जाने से। और इसका नाम क्या है इसका, इसको हम कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, क्या हम इसे कहते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक होगा बच्चों। लेकिन अगर अदर फैक्टर इफेक्ट करते तो क्या होता, तो हम इसको कर देते हैं, यहां लिख देते हैं इसकी बजाय चेंज, ये मैं काट देता हूं, ये बन जाएगा क्या, चेंज इन डिमांड। क्या बन गया बच्चों, चेंज इन डिमांड। अगर ये चेंज इन डिमांड होता तो पिछले केस में चेंज किसकी वजह से आई थी, प्राइस की वजह से, बाकी सारे क्या थे। अब देखो यहां पे रिवर्स हो जाएगा, यहां पे प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट है, और चेंज इन में से किसी एक या ज्यादा की वजह से आ रही। क्या बच्चों मैंने बोला, प्राइस कांस्टेंट है और चेंज इन में से किसी एक या ज्यादा की वजह से आ रही है, इसलिए इसका नाम है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड नहीं, चेंज इन डिमांड। और इसको शो करेंगे हम शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व से। उसको कैसे शो किया था, एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे जाने से। और इसको कैसे शो करेंगे, शिफ्ट ऑफ डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब हम इसको लिख लेते हैं जैसे उसको लिखा था। पहली बात लिखते हैं, नंबर वन, दिस चेंज is due to other factors, this change is due to other factors। ये चेंज किसकी वजह से आ रही है, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर कौन से है बच्चों, वाई है, डब्ल्यू है, पीओपी है, एक्सेट्रा। ठीक है जी। वाइल इस वक्त प्राइस कांस्टेंट है, प्राइस कांस्टेंट इस वक्त प्राइस कांस्टेंट है, और चेंज इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। तो अदर फैक्टर्स कौन से हैं, दैट इज इनकम, वेदर, पॉपुलेशन, टेस्ट, हैबिट्स, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग एंड प्राइसेस ऑफ
रिलेटेड गुड्स, राइट बच्चों। चलिए, पहली बात तो ये समझ आ गई कि इट इज ड्यू टू अदर फैक्टर्स। अब सवाल ये है कि इसको शो कैसे करेंगे। तो हमने कहा इसको शो कैसे करना है, इसको शो करना है शिफ्ट ऑफ डिमांड का, ऐसे ही बच्चों। अच्छा जी, तो शिफ्ट ऑफ डिमांड कब से शो करना है, तो 2 मिनट के लिए हम एक मिसाल ले लेते हैं। एक मिसाल ये ले लेते हैं कि फर्ज कीजिए कि मैं जो है टीचिंग नहीं करता, मेरी एक दुकान है एयर कंडीशनर्स की, ठीक है। वेदर का फैक्टर ले लेते हैं। कौन सा बच्चों, वेदर का। एक डिटर्मिनेंट तो समझाए ना पहले, वेदर का फैक्टर ले लेते हैं। और मेरी, मैं टीचिंग नहीं करता, मेरी एयर कंडीशनर्स की शॉप है, लेट्स से बेडन रोड पे। वैसे बच्चों होती तो क्या ही बात ही नहीं, इस वक्त मैं आराम से सो रहा होता। 10-11 बजे जाता आराम से, तब तक लड़कों ने सफाई सुई की होती, ठीक है। और बेग साहब को तो मैंने रख लेना था वैसे ही, लड़कों का ध्यान रखे, सुबह सुबह आ जाए। क्या हाल है बच्चों, शाहिद साहब को मेरे मैनेजर बना लेना, और नकाश साहब को मैंने अकाउंटेंट रख लेना। सही बात है, मेहनती बंदा नहीं। क्या ख्याल है आप, आइडिया अच्छा है बच्चों। बस जरा पैसे आने दो बच्चों। अच्छा, मैंने तैयारी सारी रखी हुई है कि पैसे आ जाएंगे तो क्या क्या करना है, क्या क्या करना है ये सारा। नहीं कॉलेज नहीं, पहले मैं अपने आप को खानदानी आदमी बनाऊंगा। और खानदानी आदमी बनाने के लिए क्या करूंगा, नहीं, पहले मैं खरीदूंगा वलेंशिया में 2 कनाल का प्लाट या 2.5 कनाल का कॉर्नर, बल्कि कोशिश करूंगा 4 का ले लूं। फिर मैं एक खरीदूंगा पुरानी वॉक्स वैगन, इस्लामाबाद से जाकर, उसको पेंट पुंट कराएंगे, एक शेड बनाएंगे गाड़ियों का अलहदा, वहां उस पर कपड़ा डाल के रखेंगे। कोई पूछेगा कहाँ से आई गई, ये दादाजी की, ताकि इम्प्रेशन इम्प्रेशन। एक करोला खरीदेंगे 86 मॉडल की, उसको एक पेंट वेंट करा के रखेंगे, कहेंगे ये अब्बा जी की। इस तरह जो भी आएगा उस पर एक इम्प्रेशन रहेगा, ये तो एक जद्दी पुश्ती अमीर होगा नहीं बच्चों। तरीका भी आप बता रहा हूँ कि खानदानी अमीर कैसे होता है। फिर एक पुराना सा ग्रामोफोन लेंगे, वो जो ऐसे होता है ना, टूपी सी लगी होती है ऊपर वो, उसकी वो तुझे तो पता है, तू तो आप सीए तो आप किया आप लोगों ने। अच्छा, तो इसलिए सीए किया, जुगते मारते थे पहले। अच्छा, तो यू सी कि क्या कि वो कोई पूछेगा, कहेंगे दादी जी का पढ़ाओ, नहीं बच्चों। और एक दादाजी के घर में हमारे होता था काला टेलीफोन, जिसके पैर पे गिर जाए टेलीफोन को कुछ नहीं होता था, पैर की हड्डी टूट जाती थी। और वहां से, उस जमाने में नंबर भी दादाजी बताते सिर्फ 5 होते थे, थोड़े घरों में फोन होता, 5 नंबरों में किसी का भी नंबर डायल होता, और सिटी कोड 1 नंबर का होता बस, क्योंकि हमारे 4 से 5 शहरों में फोन था, बाकी में टेलीग्राम ही जाते। एक बोले कि बंदा रख ले, नहीं बच्चों, तो खानदानी मीट लगेगा कि नहीं लगेगा। भाई ये पैसे आने दो जरा, मैंने स्टाइल स्टूल सारे सीखे हूँ बस। फिर दूध वाला भी आएगा ना, मैं गाउन पहन के बाहर आया करूँ, ताकि लोगों को पता लगे कि यार खानदानी लोग हैं। अच्छा बच्चों, हाँ, तू जरा आने दे पैसे, तो तेरी तो गाड़ी नहीं वहां से गुजरने दूंगा। बेडन रोड पूरे पे तेरी तस्वीर लगानी है मैं, इस जानदार का इधर आना ममनू है। नहीं वैसे यार बड़ी बात है, कहाँ से निकले हो आप और क्या बन गए, नहीं बच्चों, कहाँ जुगते लगाना और कहाँ सीए, बड़ी बात है। अच्छा बच्चों, चले, ये भी नेकी का काम है, आप जैसे लोगों को पढ़ाना कोई आसान काम है, जन्नत कमाने वाली बात है। अच्छा बच्चों देखिए, हमारा एसी है 2 लाख रुपए का, 2 लाख से कम मेरा हाल है ही कोई नहीं। 2 लाख रुपए का एसी है बच्चों, ये लगा दी बात, प्राइस नहीं चेंज हो रही एसी की,
प्राइस नहीं चेंज हो रही एसी की। मेरे 50 रोज के बिक जाते हैं, आम मामूल है, 50 रोज के बिक जाते हैं। लेकिन बच्चों जैसे ही आता है मई या आता है अप्रैल, अप्रैल मई गर्मी शुरू होती है, मैं प्राइस चेंज नहीं कर रहा, वेदर खुद ब खुद डिमांड में इंक्रीज कर देता है। अब जरा गौर करना है, देखो कीमत चेंज नहीं हुई, यानी वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो चेंज नहीं हुई, वो तो चेंज नहीं ना हुई, इसलिए ये वाली लाइन तो ऐसे ही रहेगी। लेकिन हमारी डिमांड पर बढ़ के चली गई 75 एसीस पे। अब बताओ, यहां से तो पॉइंट इधर आ गया ना, ये क्या हाल है? वर्टिकल हॉरिजॉन्टल साइड पे तो आगे चले गए ना आपके, आपकी ये देखिए ना, आपकी डिमांड में इजाफा हो गया, ये देखो सही है, आपकी डिमांड में इजाफा हो गया ना एसी की, लेकिन कीमत चेंज नहीं हुई। फिर बोला उस एक्सिस से क्या करें, वही लाइन लाके यहाँ मिला दे। वो सीधी लाइन क्यों आई बच्चों? क्योंकि प्राइस कांस्टेंट है ना, तो उधर से तो लाइन वही आ जाएगी 2 लाख वाली, इधर से डिमांड बढ़ेगी। अब हम बी से किधर चले गए? सी पे। क्या करना पड़ेगा बताओ? डिमांड कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, जब प्राइस की वजह से हुआ था, हम उसी डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पे चले गए, लेकिन जब अदर फैक्टर की वजह से हुआ, जैसे वेदर की वजह से, तो प्राइस तो चेंज हुई नहीं, प्राइस तो चेंज हुई नहीं, क्वांटिटी आगे चली गई, इसलिए पॉइंट आगे चला गया। जब पॉइंट आगे चला गया तो क्या करेंगे? डिमांड कर्व को भी शिफ्ट कर देंगे। तो डिमांड कर्व को हम शिफ्ट कर देते हैं, उसको राइट वर्ड ले जाते हैं। किधर बच्चों? राइट वर्ड। अच्छा, किताबों में अक्सर आउटवर्ड भी लिखा होता है, एक ही बात है। ठीक है बच्चों, किधर चला गया? राइट वर्ड। इसे बच्चों कहेंगे राइज इन डिमांड। क्या कहेंगे? राइज इन डिमांड। अब देखिए, जब प्राइस की वजह से चेंज आया था उसका नाम क्या था? एक्सटेंशन। और जब अदर फैक्टर की वजह से चेंज आया, राइज इन डिमांड। अच्छा, वो जो चेंज आया था उसमें आप उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे गए थे, और यहाँ पे डिमांड कर भी शिफ्ट हो गए। राइट बच्चों? राइट पड़ गया। अच्छा, अब फर्ज करो कि आगे आ गया अक्टूबर का महीना, ठीक है ना बच्चों? तो अक्टूबर में क्या होता है हमारे मुल्क में? मौसम बदलना शुरू हो जाता है, पंखों की हवा वैसे ही ठंडी हो जाती है, ठीक है, और मच्छर काट, चलिए वो और बात है। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है, मैं इनका जिक्र ना ही करूं। अच्छा बच्चों, तो क्या होता है कि पंखे की हवा ठंडी हो जाती है, तो एसी की जरूरत नहीं रहती। एसी 2 लाख का ही है, लेकिन सर्दियां आने से कितना बिक रहा है बच्चों? 25 एसी बिक रहे हैं रोज के। ठीक है बच्चों? ये भी वो लोग ले रहे होंगे जिनको लोगों ने डराया होगा अगले साल महंगा हो जाना है, अभी ले ले ऑफ सीजन। क्या हाल है बच्चों? बाद लोग शॉपिंग ही ऑफ सीजन करते हैं। अच्छा बच्चों, अब ये किधर चला जाएगा? लेफ्ट वर्ड चला जाएगा। बच्चों बात समझ आती है? लॉजिकल है बात? क्या हाल है जी? अभी किधर चला जाएगा? लेफ्ट वर्ड मूव कर जाएगा। राइट जी? सो नाउ इट्स मूव टू लेफ्ट वर्ड। डन जी? और इसको कहेंगे फॉल इन डिमांड। क्या कहेंगे बच्चों? फॉल इन डिमांड। याद रहेगा। अब अगर किताब में जिक्र आ जाए एक्सटेंशन, तो पता लग जाएगा प्राइस कम हुई है, डिमांड बढ़ी है। और अगर राइट आ गया तो इसका मतलब प्राइस नहीं चेंज हुई, डिमांड बढ़ के राइट पर चला गया। और अगर बिल फर्ज लिखा हो देयर इज फॉल, तो इसका मतलब क्या होगा? प्राइस चेंज नहीं हुई, डिमांड कम हो गई। अगर लिखा होगा कॉन्ट्रैक्शन, राइट, याद रहेगा जी, पक्की बात। अच्छा, अब बच्चों जल्दी से हम देख लेते हैं कौन कौन सा फैक्टर कैसे इफेक्ट करता है, कैसे लेफ्ट कैसे राइट ये मूव होगा। ठीक है, डन जी? ये बना ली डायग्राम बच्चों ने? अच्छा बच्चों, नोट्स बेटा साथ साथ लेते रहेंगे, तो तरीका ये रखें, घर जाते ही पहले एक दफा नोट्स को रिवाइज करें, आपको चीजें याद हो जाएंगी 10-15 मिनट में। और जब स्टडी पे बैठे पहले आसान कोर्स को लिया करें, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। और उससे फिर आपका जो लंबा कोई प्रैक्टिस कोर्स है, उसके अंदर भी आप देखिएगा आपकी परफॉर्मेंस बहुत बेहतर आएगी, क्योंकि आपके अंदर एतमाद आ जाएगा कि मैं एक काम मुकम्मल कर चुका हूं। अच्छा बच्चों देखिए,
अब प्राइस वाला मामला तो हमारा हो गया ना, समझ आ गया। प्राइस की वजह से तो हमें पता है कि प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड क्या होगी बच्चों, कम हो जाएगी, और प्राइस कम हुई तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी। लेकिन इसकी वजह से हम ए से बी पॉइंट पे जाएंगे, बी से सी पे, लेकिन ए की डिमांड कब पे रहेंगे, डिमांड कब चेंज नहीं होगा। लेकिन अदर डिटर्मिनेंट जैसे जैसे हम बात कर लें अगर इनकम की, तो अगर बच्चों इनकम बढ़ेगी तो डिमांड में क्या होगा, इजाफा होगा। हम किस तरफ जाएंगे, राइट वर्ड। अब डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है, डायग्राम हमने शो कर ही दिया है कि राइट वर्ड कैसे होता है और लेफ्ट कैसे होता है। क्या हाल है बच्चों, क्योंकि ये भी अदर फैक्टर है, इनकम भी। प्राइस की वजह से आप उसी के एक पॉइंट से दूसरे पे जाएंगे, और अदर फैक्टर की वजह से आप डिमांड कर्व को क्या करेंगे बच्चों, शिफ्ट कर देंगे। और अगर डिमांड में कमी आ गई तो क्या करोगे, इनकम कम हो गई, डिमांड कम हो जाएगी, किधर जाएंगे, लेफ्ट वर्ड। राइट बच्चों। अच्छा, वेदर इज सॉल्व, वेदर हो चुका है। अगर आबादी बढ़ गई किसी मुल्क की बच्चों, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका वगैरह, तो डिमांड में इजाफा होगा, किधर चले जाएंगे, राइट वर्ड। और अगर आबादी में कमी आ गई बच्चों, किधर चले जाएंगे, लेफ्ट साइड पे। अच्छा बच्चों, अगर किसी चीज का टेस्ट डेवलप हो जाए तो डिमांड बढ़ेगी, किधर आ जाएंगे, राइट वर्ड। अच्छा बच्चों, किसी चीज की हैबिट लगी जैसे सिगरेट वगैरह, अल्लाह ना करे, तो किधर जाएंगे, राइट वर्ड। अच्छा बच्चों, अगर एडवर्टीजमेंट किसी चीज की बढ़ा दी जाए, डिमांड बढ़ेगी, किधर चले जाएंगे, राइट वर्ड। अच्छा, पर्सनल सेलिंग से भी ऐसे ही होगा बच्चों, डिमांड बढ़ जाएगी और क्या होगा, हम राइट वर्ड चले जाएंगे। ठीक है बच्चों, पर्सनल सेलिंग ये होती है कि खुद बंदा आके आपको मोटिवेट करता है कि ये चीज खरीदो। अच्छा बच्चों, अब आ जाए प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। आपने बच्चों कल देखा था, हमने एक प्रोडक्ट रखा था जहन में, कौन सा, कि फर्ज करें हम बात करें अगर सब्स्टिट्यूट की, तो हमने कहा था सब्स्टिट्यूट के हवाले से हम बेच रहे हैं कोक। ठीक है, तो हमारी प्राइस ऑफ कोक हमने की थी, फर्ज करो कि सेम रहती है, चेंज नहीं होती, और प्राइस ऑफ पेप्सी कम हो जाती है, तो डिमांड फॉर पेप्सी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। लेकिन हमें तो कंसर्न है कि हमारी डिमांड पे क्या असर होगा, तो हमारी डिमांड क्या होगी बच्चों, कोक की, शाबाश, कम हो जाएगी। ठीक है, और कम होने से किधर जाएंगे आप, लेफ्टवर्ड जाएंगे। ठीक है जी। और अगर प्राइस ऑफ कोक वही रही, प्राइस ऑफ पेप्सी बढ़ गई, ठीक है जी, तो डिमांड फॉर पेप्सी क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि पेप्सी महंगी हो गई है। लेकिन फिर लोगों ने मेहमानों को कुछ तो पिलाना है, तो क्या करेंगे, कोक ज्यादा खरीदेंगे। लेकिन हमारा कंसर्न तो ये है कि प्राइस, उसकी प्राइस ने हमारी डिमांड को कैसे इफेक्ट किया, तो उसकी प्राइस के कम ज्यादा होने से हमारी डिमांड बढ़ गई है, तो किधर चले जाएंगे, राइट वर्ड। लेकिन हम इसके साथ साथ ये भी देखेंगे बच्चों कि उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड कम हुई है, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड बढ़ गई है। असर आया है सेम, सेम एस से लिखा जाता है, और सब्स्टिट्यूट भी किससे लिखा जाता है बच्चों, एस से लिखा जाता है। राइट जी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब आ जाए इस तरफ कि ऐसी गुड्स जो कॉम्प्लीमेंट्री है, क्या है बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री में हमने मिसाल रखी थी कल कि हम बेच रहे हैं क्रिकेट का बॉल। ठीक है जी, तो हमने कहा था फर्ज करो हमारा जो बॉल बिक रहा है उसकी प्राइस सेम है, लेकिन सियालकोट वालों ने बैट सस्ता कर दिया। बैट के सस्ता होने पर बहुत सारे बच्चे जो दूसरी गेम्स खेलते थे, हॉकी, बैडमिंटन, उन्होंने भी क्या किया, क्रिकेट शुरू कर दिया। अब बैट ज्यादा बिकेगा तो बॉल भी ज्यादा बिकेगा, तो बॉल के ज्यादा बिकने से हमारी डिमांड कब किधर जाएगा, राइट वर्ड। ठीक है बच्चों। और अगर प्राइस ऑफ बॉल जो है बच्चों वो सेम रहे, लेकिन बैट महंगा हो जाए, तो लोग बैट क्या करेंगे बच्चों, कम हो जाएगी बैट की। जब बैट नहीं खरीदेंगे तो फिर बॉल भी नहीं खरीदेंगे, किधर चले जाएंगे, लेफ्ट साइड। कम हुआ है ना। अच्छा, लेकिन अगर असर देखा जाए तो क्या आया है कि उसकी उसकी अपनी प्राइस तो सेम है, उसकी प्राइस के कम होने से हमारी डिमांड बढ़ी है, और उसकी प्राइस के बढ़ने से हमारी डिमांड में कमी आई है। असर आया है कन्वर्स।
कन्वर्ट सी से शुरू होता है, ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट भी बच्चों सी से शुरू होता है। राइट जी, क्या हाल है बच्चों? कोई सवाल तो नहीं आ गया ज़हन में? सही रहा, चलो गुड हो गया बच्चों। अब देखिए यहां तक हमने कंज्यूमर का बिहेवियर समझा, क्योंकि हमारा मकसद था मार्केट को समझना, जिसके लिए हमने फ्यूचर में काम करना। तो मार्केट को समझने के लिए दो रवैये समझने जरूरी थे, एक सेलर का, एक बायर का। बायर के रवैये पे काफी बात हो गई है, अब चलते हैं किस तरफ? सेलर की तरफ चलते हैं। अब सेलर क्या चाहता है बच्चों? तो देखिए सेलर ये चाहता है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू समझा जाए तो वो, उसके पास कोई माल मौजूद है जो वो बेचना चाहता है। बेसिकली तो वो यही चाहता है कि मेरा माल बिक जाए। जो माल वो बेचना चाहता है उसको हम सप्लाई कहते हैं, ठीक है। लेकिन जाहिर बात है वो उतना ही माल तो नहीं खरीदता जितना वो बेचना चाहता, वो उससे हमेशा ज्यादा खरीदता। इस तरह उसके पास दो चीजें हैं, एक उसके पास स्टॉक है जो वो कहता है फ्यूचर में बेचूंगा, अभी नहीं बेचना चाह रहा। कब बेचूंगा? क्या कहता है बच्चों? कहता है फ्यूचर में बेचूंगा, अभी मेरा बेचने का कोई मूड नहीं है, जब अच्छा मौका आएगा तब बेचूंगा। इसको क्या कहते हैं? स्टॉक। लेकिन कुछ माल देखिए ये आधा कर देते हैं, नहीं आधा कर देते हैं दरमियान से। तो उधर वाला क्या है, इधर वाला क्या है, क्या इधर वाला स्टॉक है। तो ये हो गया स्टॉक, ठीक है। और जो हिस्सा वो बेचना चाहता है बच्चों, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सप्लाई। तो इस तरफ जो पड़ी है वो क्या है शाबाश बच्चों? उन्हीं डब्बों में से निकाल के थोड़ा सा माल सजा के बच्चा खड़ा है, ये क्या है? सप्लाई। तो उसके बाद दो चीजें, एक स्टॉक में बहुत सारा माल पड़ा है, दूसरी जो शोरूम में या अपनी दुकान में उसने माल रखा है उसको क्या कहते हैं बच्चों? सप्लाई। अब देखते हैं बच्चों, हम कहते हैं कि जो ओवरऑल माल उसके पास है, द स्टॉक इज द टोटल क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के पास टोटल क्वांटिटी जो है वो क्या है बच्चों? स्टॉक। उसमें से वो हिस्सा, सप्लाई इज द पोर्शन ऑफ स्टॉक दैट प्रोड्यूसर इज willing and able to offer for sale in the market at a given price during a टाइम। जाहिर है दुकान किसी खास टाइम पे खुलती है, अदरवाइज क्या होती है? क्यों बच्चों, रात को तो बंद कर देगा ना दुकान, तो टाइम तो फिक्स हुआ इसका भी। लेकिन क्या करेगा, उसमें से कुछ हिस्सा वो बेचना चाहेगा। राइट बच्चों, इसी से एक कॉन्सेप्ट बन गया लॉ ऑफ सप्लाई। वो क्या? देखो, जब भी प्राइस ज्यादा होगी, जब भी प्राइस ज्यादा होगी वो खुश हो जाएगा, वो कहेगा अच्छा मौका है, पैसे बचा लो, खूब पैसे कमा लो, ठीक है जी। तो वो क्या करेगा, स्टॉक में से माल निकालेगा, जाके सप्लाई में बढ़ा देगा, सप्लाई में इजाफा कर देगा। क्या हाल है बच्चों? हम कोई चीज लेने जाएंगे और वो कह जी ये चीज है ना ये 100 रुपए की, हम कहे यार हम तुम्हें 110 देते हैं, तो वो क्या करेगा? वो कहेगा मैं आपको और कलर और वैरायटी दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि उसके पैसे अच्छे मिल रहे हैं। तो जब भी प्राइस बढ़ेगी वो खुश हो जाएगा और सप्लाई बढ़ा देगा। सप्लाई कैसे बढ़ाएगा? स्टॉक में से माल लाके सप्लाई में डाल देगा। और अगर इन केस प्राइस में कमी आ गई तो वो क्या होगा बच्चों? परेशान हो जाएगा, ठीक है। परेशान हो जाएगा ना, तो पता नहीं यार ये क्या हुआ, अच्छे खासे पैसे बच रहे थे। तो वो सप्लाई में से माल निकालेगा, जाके किधर रख देगा, कहेगा यार फिर कभी बेच लेंगे, अच्छा मौका आएगा तो बेच लेंगे, अभी सिर्फ इतना बेच दो कि घर का काम काज चल जाए, खर्चे पूरे हो जाए। सही है बच्चों, ऐसे होगा कि नहीं होगा? कुछ बातें समझ आ रही हैं? चलिए अच्छी बात है। क्यों भाई? अब देखिए डिमांड में क्या हुआ था, प्राइस के कम होने पे डिमांड बढ़ती थी, कंज्यूमर कहता मुझे सस्ता मिले, यही कहता ना। सेलर कहता नहीं, मुझे कीमत ज्यादा मिले। तो कीमत ज्यादा होने पे सप्लाई बढ़ाएगा, और कीमत के कम होने पे सप्लाई कम कर देगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा है कि उसका मुनाफा कम हो जाएगा, उसे कम मार्जिन मिलेगा। तो वो कीमत ज्यादा होने पे स्टॉक से माल निकालता है, सप्लाई में रख देता है, और कीमत कम होने पे
सप्लाई से माल निकालता है जाके स्टॉक में, राइट बच्चों। अच्छा बच्चों, तो देखिए, हमने डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट समझते हुए ये बात पहली समझ ली कि प्राइस के कम होने पर सप्लाई कम होती है और प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई ज्यादा होती है। ठीक हो गया बच्चों, पहली बात कंफर्म हो गई। दूसरी बात, नेचर ऑफ मार्केट भी है, वो ये है बच्चों कि जितने नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा होते जाएंगे उतनी सप्लाई बढ़ती जाएगी। जैसे देखो, पहले हमारे मुल्क में सिर्फ 3 गाड़ियां आती थी, होंडा, टोयोटा और सुजुकी की, तो सप्लाई भी महदूद ही थी। अब आप देखते हो कि किया स्पोर्टेज भी आ गई है, होंडाई भी आ गई है, ओशान भी आ गई है। तो अब आप देखिए अब क्या होता है बच्चों, आप देखो तो आप सप्लाई काफी बढ़ गई है, क्योंकि हर कंपनी अपने साथ कुछ स्टॉक तो लेके आती है, तो नंबर ऑफ सेलर के बढ़ने से सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन अगर नंबर ऑफ सेलर अल्लाह ना करे कम हो जाए हमारे मुल्क में, तो सप्लाई भी क्या होगी, कम हो जाएगी, राइट बच्चों। अच्छा जी, अब आ जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की तरफ। देखिए, अगर बिल फर्स एक चीज हम बनाते हैं तो उसमें कोई मटेरियल लगता होगा, उसमें कोई मटेरियल लगता होगा। सोचो कि अगर किसी चीज का बनाने का मटेरियल महंगा हो जाए, ठीक है, उसका मटेरियल महंगा हो जाए, तो मटेरियल की कीमत के बढ़ने से बच्चों क्या होगा, क्या बस कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो वही बात होगी, मुनाफा तो फिर गया। और जब भी प्रॉफिट कम होगा वो पैसा किसी और कारोबार में लगा देगा, वो कहेगा यार इस पे कारोबार में इतना पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, चलो अगर कम मार्जिन है वो कहेगा यार पैसा रख लो, जरूरत नहीं लगाने की। तो सप्लाई क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। लेकिन अगर मटेरियल सस्ता हो गया, बताओ, मटेरियल सस्ता हो गया तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो वो सप्लाई भी ज्यादा कर देगा कि यार मुनाफा आ रहा है तो कमाओ, क्या जरूरत है प्रॉब्लम में फंसने की। नहीं बच्चों, बात समझ आती है। अच्छा भाई, अब बात आ गई इन्फ्लेशन एंड कॉस्ट कंडीशन। असल में इन्फ्लेशन जो होता है ना, प्रोड्यूसर इसके बड़ा खिलाफ है। इन्फ्लेशन जब भी बढ़ेगा, ठीक है जी, कॉस्ट में क्या होगा, इजाफा होगा। वही बात, प्रॉफिट कम होगा, सप्लाई कम हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन खतरनाक इसलिए कि हर अगली दफा मटेरियल पहले से, हमने वही बात की ना, मटेरियल महंगा होगा, इन्फ्लेशन में तो हर अगली दफा महंगा होगा। इसलिए इन्फ्लेशन मुसलसल रहे तो लोग कारोबार ही छोड़ देते हैं, कहते हैं यार ये कोई फायदे की बात नहीं। जहां अंदाजा गलत हुआ वहां मसला गया। मैं पिछले बच्चों को बता रहा था, हमारे एक दोस्त है वो घर बना के बेचते हैं। उन्होंने 5 मरले का घर बनाया, उन्होंने अपने लिए प्रॉफिट रखा 50 लाख, जो कि बड़ा अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन जब बेच के वो दोबारा, जाहिर है उनका तो स्टॉक था, दोबारा फिर घर बनाना था, वो दोबारा घर बनाने के लिए जगह लेने के लिए गए, तो जितने का बेचा था उतने में जगह भी नहीं आ रही थी। इसलिए इन्फ्लेशन के बढ़ने से पता नहीं होता कि कारोबार में कुछ बचेगा नहीं बचेगा, आगे हालात क्या होंगे। ऐसा भी हुआ बच्चों 2019 या 2020 में कि सुजुकी और टोयोटा ने हफ्ते में 3-3 दिन छुट्टी की है, प्रोडक्शन नहीं की। इसलिए छुट्टी की है कि उन दिनों इन्फ्लेशन 32-30% पे जा पहुंचा। तो फिर उनको बचता कुछ नहीं था, समझ नहीं आती थी, तो वो फिर क्या करते थे, छुट्टी करते थे। उन दिनों तो बल्कि लोग कहते थे कि नहीं, ये कोविड के दिन ही, ये मैं 2021 की बात है आई थिंक, कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया।
वैसे पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया, यानी इंडियंस ने तो ऐलान कर दिया था कम वक्त हमारे दुश्मन जो बने। वो तो पहले ही कहते थे ये देखो शिप खड़े हैं, इनके पास पैसे नहीं है। हाँ जी। अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाए किस पे, टेक्नोलॉजी पे। देखो बच्चों, जब भी नई टेक्नोलॉजी आएगी ना, वो हमेशा एक काम करेगी। टेक्नोलॉजी जब भी नई आएगी एक काम करेगी, किसी भी चीज के बनाने में मटेरियल की जो मिकदार यूज होती है, क्वांटिटी, उसको क्या कर देगी, कम कर देगी। ठीक है। और या ये कह लो कि कोई भी चीज बनाने में जो वेस्ट होता है ना, वेस्ट को कम कर देगी। नतीजा ये कि हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो सप्लाई भी बढ़ जाएगी। बात समझ आती है? हर नई टेक्नोलॉजी क्या करती है बच्चों, रिस्क को कम कर देती है। आप देखिए ना, आपके वालिद जो मोटरसाइकिल या आपके दादा जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते थे, कावासाकी, है ना, यामाहा, उसका फ्यूल का पाइप ही इतना चौड़ा था। क्यों? वो फ्यूल बहुत ज्यादा खाती थी। और आजकल की बाइक्स देखो, इंतहाई महदूद पेट्रोल में काम करती है। क्या समझे? मैंने नमाज पढ़ने के लिए एक बाइक रखी हुई है, वो याद पड़ता है बस उसका 2 माह बाद पेट्रोल डलवा दो, जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि बहुत ही कम फ्यूल खाती है वो। मेरा हाल 1 लीटर में 60-70 किलोमीटर आराम से चल जाए। अच्छा बच्चों, नहीं, मेरी मेरी ये सिटी की बड़ी अच्छी एवरेज है, तकरीबन 15 किलोमीटर करती है एसी लगा के। अच्छा बच्चों, एनीवे चले छोड़। तो टेक्नोलॉजी जब भी आएगी क्या होगा, मटेरियल कम लगेगा और कॉस्ट कम आएगी। आप कभी देखिए, हम आम स्टिचर से कपड़े कटाते हैं ना कभी, तो कपड़े काट रहा होता है, कितना पीस इधर से जाया उधर से जाया। आप कभी गवर्नमेंट फैक्ट्री जाए, वो देखेंगे किस जगह से पीस जाया हो रहा है, वहां जेब का डिजाइन बना देंगे और 200-250 की लेयर ऐसे करके कटिंग करेंगे, और किसी भी जगह से कपड़ा जाया होने नहीं देंगे। अब मशीनें ही ऐसी आ गई कि वो कटिंग मुमकिन है कि कपड़े का एक पीस भी जाया नहीं होता। अच्छा बच्चों, अब आ जाए किस तरफ, टैक्सेस और सब्सिडीज। अब टैक्सेस और सब्सिडीज की क्या कहानी है बच्चों, कि आप जानते हैं टैक्सेस लगते हैं आम तौर पे, मटेरियल पे टैक्स लगा दिया जाए, मटेरियल पे टैक्स लगा दिया जाएगा। फर्ज करें मटेरियल पे टैक्स लग गया, तो मटेरियल की कीमत भी दो और साथ टैक्स भी दो। तो बच्चों क्या होगी, कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी ना, और प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और सप्लाई भी कम हो जाएगी। लेकिन इसकी निस्बत अगर हुकूमत कहे तुम कोई अच्छी चीज बना रहे हो, फर्ज करो वैक्सीनेशन बना रहे हो तुम कोविड की, तो हुकूमत कहेगी मटेरियल के आधे पैसे हम देंगे। क्यों आधे पैसे देंगे? क्योंकि नेकी का काम है, वैक्सीनेशन बना रहे हो, इसको कहते हैं सब्सिडी। तो ऐसा होता है कि हुकूमत भी अपनी तरफ से पैसे देती है, काफी चीजों के पैसे हुकूमत दे भी देती है। नहीं, हुकूमत बच्चों बहुत काम करती है हमारे लिए। अगर हुकूमत काम ना करे तो हमारा सर्वाइवल ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सब्सिडी बेटा ये होता है कि खाद की बोरी 10,000 की है तो काश्तकार नहीं ले सकता, तो कहते हैं 7,000 की बेच दो, 3,000 हुकूमत दे देगी। समझ आई बात बच्चों का? ठीक है जी। तो मैं तो अभी कहता हूँ कि छोटी गाड़ी जो है ना मिडिल क्लास के लिए, तो हुकूमत को चाहिए 30 लाख की गाड़ी है ना, 5 लाख हुकूमत डाल दे, तब भी नुकसान नहीं है। 6 लाख सब्सिडी दे दे, तब भी नुकसान, क्योंकि गाड़ी 18 लाख की है, उसके ऊपर 13 लाख तो पहले ही टैक्स लगा हुआ है। तो हुकूमत सब्सिडी दे दे तो बच्चों कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट कम हो जाएगा। बाहर के मुल्कों में बच्चों क्या होता है कि उससे सप्लाई क्या होगी, शाबाश बच्चों, कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा हो जाएगी। बाहर के मुल्कों में क्या होता है कि अगर टीचर किताब खरीदने जाए तो आधी कीमत, हुकूमत कहती है आधे पैसे हम देंगे। कपड़े लेने जाए तो आधी कीमत,
क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि टीचर को अगर हम कोई चीज सस्ती देंगे तो बच्चों की खिदमत करेगा। हमारे मुल्क में तो बच्चों टीचर की इज्जत ही कोई दादा को, बल्कि ट्रैफिक वार्डन खड़ा हो ना उसको बता दें आप टीचर है, इज्जत ही कोई नहीं करेगा। वो कहेगा इसका चालान पहले करो। फौजी रिटायर भी होगा ना, रिटायर भी सोल्जर होगा खाली, उसका चालान नहीं करेगा, कहेगा टीचर का पहले करो। हमारी सोसाइटी मीटिंग्स होती है ना अक्सर, तो उनको बता दो ना मैं टीचर हूँ, अरे यार एनू तो कर दो है कि विचा आ गया, इसके पास पैसे ही नहीं होने। वो तो जब इलेक्शन हुआ ना तो मैं वोट डालने गया तो मेरी मिसेज भी साथ गई। आमतौर पे सिंगल वोट होता है ना एक प्लाट होल्डर का, तो मिसेज ने भी वोट कास्ट किया, मैंने भी किया, फिर उनको पता लगा यार इन्होंने दो को प्लाट होंगे, तो मैं कहा, यार इनकी इज्जत करा करो। इतने भी गरीब लोग नहीं। अब वो जो चेयरमैन है वो मतलब मेरा फोन भी उठाता है, मेरे से बात भी कर लेता है, क्योंकि उसे पता है यार 3-4 वोट तो उसके घर से मिल जाएंगे मुझे। अच्छा बच्चों, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अच्छा, डिमांड में ही हुआ था रिलेटेड गुड दूसरे बना रहे थे, जैसे कॉम्प्लीमेंट सब्स्टिट्यूट दूसरे बना रहे थे, लेकिन बच्चों सप्लाई के केस में ही होगा सब्स्टिट्यूट आप खुद बना रहे हैं। वो कैसे? कि अमूमी तौर पे आप कार बनाते हैं, अमूमी तौर पे आप कार बनाते हैं, और उसकी सप्लाई लाइन ठीक चल रही है, जो भी है आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन अचानक जीप महंगी हो जाती है, जीप की प्राइस ज्यादा हो जाती है, तो आप क्या करेंगे? कार की जगह क्या बनाना शुरू कर देंगे? जीप बनाना शुरू करेंगे। जब आप जीप बनाना शुरू करेंगे तो कार की सप्लाई कम हो जाएगी। जैसे आजकल आप देखो टोयोटा वगैरह या जो भी है गाड़ी बनाने वाले, गाड़ियां कम बनाते हैं, ज्यादातर एसयूवीज बनाते हैं, क्योंकि ज्यादा डिमांड उसी की है। हमारे कॉलेज में भी जितने भी मालकान है प्रिंसिपल है, इनके पास एसयूवीज ही हैं। हमारे जो एक्चुअल ओनर है उन्होंने तो अभी पहले फॉर्च्यूनर लिया था, अभी मुझे किसी दो इन्होंने इसी वर्कर ने बताया कि उन्होंने जर्मन गाड़ी ले ली है BMW, वो भी छोड़ दिया। ये तो शायद ऐसा होगा, बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ी, यहाँ जगह नहीं खड़ी थी। बड़े अच्छे पैसे कमाते हैं। चार चार तो घर रहेंगे, चार चार घरों में चार चार फैमिली आएंगी। नहीं, एक किराए, एक पे अपनी फैमिली रहती है, सिर्फ 3 किराए पे दिए हुए, उधर से किराया आता है, घर तो ना खराब करोगे लेगा। अच्छा बच्चों, anyway, तो बच्चों क्या है, कार की आप कार बनाते हैं, लेकिन जीप महंगी होगी तो क्या करेंगे? जीप बनाएंगे तो कार कम बनेगी। ठीक है बच्चों, बाकी बातें इसके ऊपर कल कर लेंगे, ठीक है? जी बेटा। नहीं ऐसा नहीं है, असल में इस दफा जो जीप की कीमत बढ़ी ना आजकल एसयूवी की, वो फैशन है, फैशन की वजह से बढ़े, तो फिर लोग कीमत की परवाह नहीं करते। सूट हो कोई भी चीज हो, अगर उसका फैशन हो जाए तो लोग ज्यादा पैसे दे देते हैं, महंगा भी हो तो खरीदते हैं, क्योंकि वो रिवाज बन गया ना। और लोग मुकाबला भी तो करते हैं ना, कि अगर इसने ये चीज खरीदी है तो मैं भी खरीदूंगा। क्या हाल है? जैसे आप अपने आस पड़ोस में देख लें, क्या आपके साथ वाले घर वाले जो है टोयोटा ले लें, तो आप अपने अब्बू से क्या कहेंगे? आप कहेंगे हमने भी लेनी है, हमारी इज्जत का सवाल है कि नहीं? अच्छा बच्चों, एनीवे अब यहां तक बात क्लियर हो गई जी। अच्छा बच्चों, लास्ट डे मैं बात कर रहा था आप लोगों के साथ, मैंने साथ बिजनेस इनसाइट शुरू कर दिया था, और बिजनेस इनसाइट में मैंने ओनरशिप वाला चैप्टर पहले लिया था। मैंने कहा ये थोड़ा सिंपल है, इसको पहले करते हैं। जी बेटा, नोट्स तो मैंने बेटा दे दिए थे कल ही, व्हाट्सएप पे भेज दिए थे सब बच्चों को। ठीक है, फोटो कॉपियर वाले के पास भी पड़े, आप वहां से भी ले सकते, मैंने वहां भी भेज दिए थे। ठीक है, तो आप फोटो कॉपियर वाले से भी ले सकते हैं, मैंने वहां भी भेज दिए थे, और आपके पास वैसे भी मौजूद भी है PDF में। क्या हाल है बच्चों?
अच्छा जी बच्चों, बात यहां से शुरू हुई थी कि हमने ये कहा था कि देखिए एक सिंगल सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल सोल प्रोप्राइटर है जो अपना कारोबार चला रहा है। ठीक है, तो कहते हैं कि यार क्या मसला है कि कारोबार में, अच्छा मैंने उसके पैराग्राफ को ना पॉइंट्स में बना लिया था, जो आपकी किताब के पैराग्राफ्स हैं उसके अंदर एक एक लाइन का मैंने अलग अलग, जितने जितनी अलग अलग बातें थी उन सबको अलग अलग हेडिंग लगा दिया, तो वो इस शक्ल में आ गया फिर। तो मुझे ये लगता है इस शक्ल में समझना थोड़ा सा आसान लगेगा आपको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात, जब एक बंदा ग्रोसरी स्टोर खोलना चाहता है, कोई फैशन सैलून खोलना चाहता है, या कोई जो है बुटीक खोलना चाहता है, तो ऐसी सूरत में इसको सेटअप करना बड़ा इजी है, क्योंकि इस कारोबार की अपनी अलग से तो कोई हैसियत नहीं है। ये बेसिकली क्या है बच्चों, इसकी कोई लीगल फॉर्मेलिटी है ही नहीं। आप एक शॉप खरीदे, माल लाए और कारोबार को स्टार्ट कर दें, तो देर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट कि आपने इसकी रजिस्ट्रेशन करानी है, इसका कोई बैंक अकाउंट खुलाना है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ आ जाए प्रॉफिट ओनरशिप के, जब आप ऐसा कारोबार करते हैं तो आफ्टर टैक्स जो कुछ भी कमाएंगे वो आपका जाती मुनाफा है, क्योंकि आपने किसी दूसरे के साथ इसको शेयर नहीं करना। इसमें एक और चीज है अट्रैक्शन ऑफ इंडिपेंडेंस, क्योंकि कारोबार के अंदर आप खुद से अपनी मर्जी से कारोबार चला सकते हैं और इसके फैसले खुद ले सकते हैं, और आप अपने मर्जी की टाइमिंग पे इसे ऑपरेट कर सकते हैं, इसलिए इसमें इंडिपेंडेंस भी है। कॉमन एग्जांपल बच्चों इसकी क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप की लोकल बिजनेसेस हैं, जैसे रेस्टोरेंट्स हैं, कंस्ट्रक्शन फर्म्स हैं, बार्बर शॉप है, लॉन्ड्री सर्विस है, क्लोथिंग सर्विस स्टोर्स हैं, तो ये सारे के सारे जो हैं क्या बच्चों, क्या बस ये सोल प्रोप्राइटरशिप है, यानी सिंगल ओनर बिजनेस है। सिंगल ओनर होने की सूरत में आपके ऊपर मुकम्मल जिम्मेदारी भी है, यानी कोई दूसरा आपको हेल्प आउट करने नहीं आ सकता। ये कारोबार आपका है, तो प्रोप्राइटर फुली अकाउंटेबल है फॉर बिजनेस परफॉर्मेंस, तो बिजनेस की परफॉर्मेंस के लिए पूरी पूरी जिम्मेदारी उस कारोबार चलाने वाले की। ठीक है जी, अगर वो पूरी मेहनत करेगा तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है इसके अंदर। और फिर आप देखिए आपके कौन से आवर्स अवेलेबल है, इसलिए देखिए बाद शॉप सुबह 11 बजे खुलती हैं जो देर तक सोने वाले हैं, बाद शॉप्स ऐसी होती है सुबह 8 बजे खुल जाती हैं, शाम 5 बंद कर देते हैं, 6 बजे बंद कर देते हैं। मैं एक जगह से इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लेता हूँ, गिलानी इलेक्ट्रिक स्टोर है, तो वहां से बल्ब लाइटें वाइटें लेता हूँ घर के लिए, तो मगरिब के बाद वो बंद कर देते और सुबह वो जल्दी खोल देते। जबकि कपड़े लेने जाएं तो वो सुबह को मार्केट फीस सेंटर जाता हूँ कभी जल्दी, इधर फ्री क्लास है, तो मैं एक दिन चला गया, मैंने कहा चलो यार एक यूएसबी लेनी है, कोई 9 बजे, तो वो सारा बंद पड़ा था, खुला ही नहीं था, वो कहते 11 बजे आए। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने मुताबिक कारोबार को चला सकते हैं। फिर कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग है, ये कमिटमेंट है कॉन्टिन्यूस के, आप अगर मुसलसल इस पे तवज्जो देंगे तो ये कारोबार ग्रो करता चला जाएगा, वरना ये कारोबार डाउन हो। अच्छा बच्चों, अब आ जाए लीडरशिप स्किल्स। लीडरशिप का कल बात हमने करी थी ये, कि लीडरशिप ये होती है कि आप पैसों का लालच देकर नहीं, यानी ट्रांजैक्शन का नहीं, बॉस होने के नाते नहीं, बल्कि आप किसी को अपने इल्म से, अपनी अकल से और अपनी ट्रेनिंग से इंस्पायर करें, ताकि लोग आपकी बात को तस्लीम करें। क्योंकि देखिए जो जो तो लड़के आपके अंडर काम कर रहे हैं वो तो आपकी बात मानेंगे क्योंकि आप उनके बॉस हैं, लेकिन सप्लायर को अपनी बात मानाना, कस्टमर को अपनी बात पे कायल करना, इसके लिए आपकी बातों में इन्फ्लुएंस होना जरूरी है कि आप उसको अपनी बात को तस्लीम करवा लें। क्या हाल है बच्चों को, है ना? जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने ऐसे ही एक हॉबी के तौर पे ना, मुझे इलेक्ट्रिकल का बड़ा शौक था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका ड्यू टू सम रीजन, मुझे उस वक्त पता नहीं चला कि मेरा शौक ही है। तो कभी कभी मैं ना प्राइवेट प्रोजेक्ट पकड़ लेता हूँ, ये सोलर वगैरह। तो मेरे पास एक क्लाइंट आया तो बोला कि
मुझे नेट मीटरिंग नहीं मिल सकती, मैं ऐसी सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ नेट मीटरिंग है ही नहीं। तो बोला कि मेरा मुझे ऐसा सिस्टम लगा के दो जिसमें मेरा बिल ना आए या कम आए। तो मैंने उससे पूछा बस बजट कितना है, तो बोला 8 लाख। मैंने कहा नहीं हो सकता, इतने पैसों में ये नहीं हो सकता। 8 लाख में सिस्टम लग सकता है, लेकिन 8 लाख के सिस्टम का मतलब ये होगा कि आपकी लाइफ लग्जरियस हो जाएगी, आपके घर लाइट नहीं जाएगी, बिल आपका 20-30% कम होगा, इससे कम हो ही नहीं सकता। क्योंकि सूरज 6 घंटे सही निकलता है, पूरे साल का हिसाब रखें तो कितनी देर निकलता है, 6 आवर्स। हाँ गर्मियों में जाता है कोई 10 आवर्स, लेकिन गर्मियों में बारिशों के दिन बहुत ज्यादा होते हैं। तो मैंने कहा ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि आजकल के दौर में क्या है, तो आप इन्फ्लुएंस करते, तो वो मान गया, कहता है हाँ मैं ज्यादा पैसे अरेंज कर लूंगा। मैंने कहा इसके लिए सबसे पहली जो महंगी चीज है वो है बैटरी बैंक। और बैटरी बैंक जो आप कह रहे हैं कि एक एसी भी चले, तो कम से कम 15 किलोवाट का तो होना चाहिए। तो 15 किलोवाट का एक बैंक ही बैंक 6.5 लाख है, बैटरी बैंक 6.5 लाख। फिर जो इस तरह के इन्वर्टर होते हैं जो सोलर के साथ घर भी चलाएं और बैटरियां भी चार्ज करें, वो महंगे भी ज्यादा है। तो सोलर भी कम से कम 3-3.5 लाख का आएगा आपका। तो दो इक्विपमेंट ही आपके तकरीबन 9 से 10 की रेंज में आ रहे हैं। तो कायल करने की बात है। तो आप अगर करना चाहते हो तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, यहाँ आप एक इनिशिएटिव ले लें, फिर उसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हो। तो ये इस तरह से फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कस्टमर को बात बतानी ही पड़ेगी। अब ये मेरी जगह कोई और होता, कारोबारी बंदा जो ऐसे हमारे यहाँ होते हैं, उसने कहना था आपकी दुनिया बदल जाएगी, फिर तो आप भूल ही जाएं, 8 लाख मुझे दिखाएं और सिस्टम वो लगा के बाद में कभी मिलने भी नहीं आएगा। आप कहेंगे यार बिल तो उतना ही आ रहा है, तो वो कहेगा ये तो आता ही है सर, मैं क्या कर सकता हूँ। क्या हाल है ना जी। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये लीडरशिप स्किल है कि आप लोगों को कायल करेंगे, गाइड करेंगे, तब जाके बात मिलेगी। अच्छा बच्चों आगे आ जाए, रेलेवेंट एक्सपीरियंस। अच्छा मैं एक दिन गया वो किसी से सिस्टम के लिए चीजें लेने, तो वो बंदा आगे अपना केस ले आया कि हमारी 4 दुकानें, आज तक हमें समझ ही नहीं आ रहा हम बेच क्या रहे हैं और खरीद क्या रहे हैं, दुकानें चल रही हैं। तो आप अकाउंटेंट है, मैंने कहा वो साथ जो थे हाँ आप भी अकाउंटेंट, हाँ तो ऐसा करें हमारी असाइनमेंट ले लें, हमारी असाइनमेंट ले लें और हमारा ये मसला हल कर दें कि हमारे हमें ये नहीं समझ आ रही कि ये निज़ाम चलेगा कैसे। अच्छा बच्चों, तो ये भी ऐसे बेशुमार कारोबार बैठे हुए हैं। कल आप सीए कर लेते हैं तो अ लॉट ऑफ पीपल हु ग्रोन अप फ्रॉम लोअर लेवल एंटरप्रेन्योर से, तो अपना कारोबार तो वो अच्छा चला रहे हैं, 4-6 दुकानें इतनी भी चला रहे होंगे आउटलेट्स, लेकिन उनको सिस्टम बनाना नहीं आता कि हर चीज रिकॉर्ड में आए। तो उसके लिए वो फिर क्या कहते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि यार हमें सिस्टम बनाना है। अच्छा बच्चों, अब क्या है, अगर आपका उस फील्ड में रेलेवेंट एक्सपीरियंस होता तो आपको ग्रो करने में ज्यादा आसानी रहती, क्योंकि फिर आपको उसकी पूरी सप्लाई चेन, उसका नेटवर्क, वहां से लोगों को बुलाना बड़ा आसान होता है। ठीक है ना। तो इफ यू से दैट कि सर आप टीचिंग छोड़ देते और आप वही काम कर लेते, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो मैं मुझे पाकिस्तान में ये काम करना मुश्किल क्यों लगता है। द मोस्ट डिफिकल्ट इज टू मैनेज द लेबर। आप लेबर को मैनेज नहीं कर पाते, क्यों कि आम जो लोग हैं वो क्या करते हैं, 2 गालियां देते हैं, 4 प्रेशराइज करते हैं, डांटते हैं, ठीक है, और वो काम करा लेते हैं। हम शरीफ लोग, हम उसके अच्छा भैया पक्की बात करना, क्लाइंट ही कहा है तुम पहुंच जाओगे, वो पहुंचता ही नहीं वहां, महीना महीना पैनल लेके बैठे रहो। तो मैंने देखा, मैंने कहा यार ये तो सारे एक से एक चवल आदमी। तो इसलिए रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपका हो फील्ड में, तो आप, अब मुझे वो पता है कि मैं क्या टच कर सकता हूँ क्या टच नहीं कर सकता, तो मैं ऐसी चीजों को फिर टच नहीं करता। मैं कहता हूँ यार ये ठीक है और ये ठीक नहीं है। मैं अपने तौर पे अपना को बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, मैंने वो अपने तौर पे चल रहा है, दैट्स माय सेपरेट बिजनेस। बट यू सी हर चीज बताने की नहीं होती ना, कि अगर मैं कहूँ जी मैं बड़ी अच्छी डिजिटल मार्केटिंग कर लेता हूँ और मेरे पास 3-4 क्लाइंट्स हैं, मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजर हूँ,
तो क्या होगा, ये रिकॉर्डिंग ये लोग सुनेंगे और शाम को कहेंगे बशीर साहब तुसी पढ़ा के चले जाते हो, ऐसा नहीं कि ऑफिस बना के देने बड़ा अच्छा है, तुसी इतने बैठे रहो। इसलिए हर बात बताने की भी नहीं होती, अपना अपना काम ठीक है करें आप, क्यों जी। अच्छा बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? एडवांटेजेस ऑफ, हालांकि ये है नहीं है, मैंने मिसाल दी है कहीं आप समझे, दैट डजंट माय फील्ड, मेरी फील्ड वो नहीं है, मैं ज्यादा टीचिंग में खुश रहता। अच्छा बच्चों, एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप क्या है? ये आसान और लो कॉस्ट है, थोड़े से पैसों में कारोबार शुरू हो जाता है। अगर आपको कारोबार करना आता हो तो आप बड़ी आसानी से ही कर सकते हैं, ठीक है ना। सो इफ यू नो दैट, क्योंकि मार्केट में अगर आपकी से है तो आप क्या करेंगे, 30% पैसे देंगे, बाकी माल उधार लेंगे, क्लाइंट को काम करके उससे पैसे लेके पे बैक कर देंगे। तो इसलिए बच्चों ये क्या है, आप ये कह सकते हैं ये इन एक्सपेंसिव फॉर्म ऑफ बिजनेस है, सस्ते में काम चल जाता है ना जी। अच्छा अब आगे आ जाते हैं क्या बच्चों, इसमें सीक्रेसी भी होती है। जाती कारोबार है तो आपकी बात दूसरों तक मुश्किल से ही पहुंचेगी, क्योंकि आप कॉन्फिडेंशियल रख सकते हैं ना अपनी चीजों को। और मुनाफा अगर होता है तो क्या किसी के साथ आपने शेयर करना है? अगर पार्टनरशिप होती तो सबसे बड़ा मसला ये होता कि आपको ये मुनाफा तकसीम करना पड़ता, और तकसीम करना सबसे मुश्किल बात है। कि पार्टनर 3 हो ना, तो पहले बड़े खुश होंगे, वो 15 लाख रुपए महीना आना है, बड़ा मुनाफा है यार। लेकिन जब वो डिस्ट्रीब्यूट होना है तो 5-5 लाख हो जाना, तो फिर आपने कहना यार 15 देखा था, मिला तो 5 ही है ना, क्योंकि वो तकसीम हो गया। आप देखते नहीं दुनिया में, रियल वर्ल्ड में भी आप देखें, भाई 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 बहन लड़ पड़ते हैं जब जायदादों की तकसीम में होती है ना, क्योंकि वैसे देखने वाले अब्बा जी की इतनी जायदाद है, लेकिन तकसीम होकर सारी तो आपको नहीं मिल जानी ना, बाकी स्टेक होल्डर भी तो हैं। अच्छा बच्चों, तो तकसीम मुश्किल है, लेकिन यहाँ तकसीम का कोई अमल है ही नहीं। और आगे बच्चों, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल है। आपका फुल कंट्रोल है, आप फैसले अपनी मर्जी से ले सकते हैं। क्लाइंट आपसे कोई दूसरी सर्विस डिमांड करता है, इट्स अप टू यू, अगर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब देखिए, फ्यूअर रेगुलेशंस हैं, कानून इसके क्या है, चंद एक कवानीन है। अगर आप हेल्थ सेक्टर में जाओगे, फूड सेक्टर में जाओगे, तो थोड़ी सी पाबंदियां हैं कि आप अगर नान भाई हो तो आटा सही होना चाहिए, आपका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो इतना सेफ और अच्छा होना चाहिए कि लोगों की सेहत पे नेगेटिव असर ना पड़े। क्या हाल है, हमारे यहाँ तो नान भाई आपको पता ही, इधर पसीना साफ करते हैं, फिर उसके बाद वही तिलों पे लगा, नान लगा दो, वही लोग खा लेते हैं। उनसे पूछो क्यों खा लेते हैं, कहते हैं जब इतनी हीट में जाता है तो सब सही हो जाता है। अब क्या करे बंदा। अच्छा बच्चों, इसके टैक्सेशन भी कम है, देखिए हर बात में बोलेगा, मोची की बात करें उसमें बोलेगा ही तजर्बा। क्या हाल, शुक्र है सीए कर लिया आप लोगों ने। अच्छा बच्चों, प्रॉफिट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, अवॉइडिंग कॉर्पोरेट टैक्सेस, और इसमें कोई कॉर्पोरेट टैक्सेस वगैरह नहीं होते बच्चों। काम इकोनॉमिकल है, सस्ता है, और टैक्स आपने देना नहीं। और आप इसको रिजॉल्व कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं जब आप चाहें। डिसॉल्व का मतलब क्या है बच्चों, खत्म कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, मतलब जब आपका दिल चाहे यू कैन वाइंड अप इट। जैसे हमारे अब्बा जी ने कहा जी मैं थक गया हूं, मेरे से स्टोर नहीं चल रहा, हमने जाके चीजें बेच दी। अच्छा वो रेसोल्यूशन का बड़ा मजा आया हमारा, वो कमरा निकाल का दरवाजा लगाया, और वो जो शिडल था वो जाके कबाड़िया उठा के ले गया, लो जी कहानी खत्म। वो फिलिंग कराई पेंट वाले से, उसे कहा चल भाई पेंट कर दे कमरा वापस। चीजें जिस चीज की थी उठवा दी। अच्छा बच्चों, अब इसमें मसला आ गया डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा मसला क्या है बच्चों, अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसी स्टोर की कहानी सुनाता हूँ। स्टोर वाइंड अप कर दिया मैं स्कूल में, 15-20 दिन बाद बैल बजी तो एक बंदा आया, कहता वो आपके अब्बा जी ने आटा लिया हुआ, उसके पैसे नहीं दिए। तो मैंने अब्बा जी से पूछा, मैंने कहा अब्बा जी आटे के पैसे क्यों नहीं दिए थे? वो कह रहे यार वो हुआ ये कि जिसने दिया था तो गीला था, जब मैंने बेचा तो सूख गया,
और वो मतलब पड़ा रहा तो सूख गया, तो ये देता था, वजनी होता था, जब बिकता था तो वो 8 किलो हो जाता था 10 किलो का। तो मैंने कहा अब ना करते, कहते फिर ग्राहक नहीं आ रहा था, तो खुला आटा बेचना जरूरी था और लड़के तोल देते थे। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने तो बराबर तोला भाई, सीधी बात है। अब हुआ ये कि उसकी तरह मेरे हाल 20-25 हजार रुपया उसका था। वो फिर मैंने उसे कहा भाई कारोबार तो हो गया बंद, अब पैसे तो तुम्हारे गए। एक हाल है कि मेरी तनख्वाह है इतनी, तो तू हर महीने आके ना 1000 रुपया ले जाया। वो शरीफ आदमी समझ गया नुकसान तो उसी ने किया था, कमबख्त ने गीला आटा देके। तो मैं उसको 1000 रुपये महीना लगा दिया। ये क्यों? क्योंकि लायबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, पर्सनल एसेट से देनी पड़ेगी। और मजेदारी की बात यह है कि वो हमने उस वक्त तो एंजॉय कर लिया, अब्बा जी खुश हो गए हमारे। जब घर बेचा तो बाद में पता लगा घर बिक नहीं सकता, उसके ऊपर टैक्स भी लग गया हुआ था, कमर्शियल प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा बच्चों, लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, कहते तो है कि जी आसान है, ये है वो है, लेकिन इसमें कॉन्टिन्यूटी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आपकी हेल्थ मैटर करती है। कभी आप बीमार हो गए या कोई मसला हो गया, तो फिर ये चलता बड़ी मुश्किल से ही है ना जी, डिफिकल्ट हो जाता फिर इसको चलाना। जैसे वो अक्सर डॉक्टर्स जो हैं, डॉक्टर बनते ही क्लिनिक खोल लेते हैं, लेकिन वो क्लिनिक जो है किसी दिन डॉक्टर साहब खुद बीमार हो जाए तो फिर क्या होता है, वो वाइंड अप हो जाएगा उस दिन, पेशेंट बेचारे बैठे रहेंगे। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, डिफिकल्टी क्या है? फाइंडिंग क्वालिफाइड एम्प्लॉयज। असल में जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं बेटा, वो तो जाते हैं बड़ी कंपनीज में। देखे ना, जैसे अगर आप देखें बेटा, आपका तीसरी चौथी तो आप मोबाइल बोल रहे हैं, ठीक है, ख्याल करें तो। अच्छा बच्चों, अब बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है कि अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो क्या करते हैं, वो अच्छी जगह पे जाएंगे ना। जैसे आप सीए कर रहे हैं, तो अगर मैं कहता हूँ जी आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, ठीक है, आप कॉर्पोरेट सेक्टर में जाएंगे, तो आप कहेंगे यार यहाँ तो मैं जाऊंगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल में जाऊंगा, या मैं रैकेट एंड कोलमैन में जाऊंगा, या मैं पेप्सी में काम करूंगा, कोक में काम करूंगा, तो बड़े बड़े इदारों का नाम लेंगे ना अभी से ही आप। तो अगर आप सच में क्वालिफाई कर गए, तो जाहिर बात है आपकी मंजिल क्या होगी, बड़े इदारे होंगे ना। तो ये जो छोटे इदारे, इनको स्ट्रगल करना पड़ता है अच्छे वर्कर को अपने पास लाने के लिए। क्योंकि अच्छा वर्कर वहां जाना चाहता है जहां 2-3 साल बाद प्रमोशन भी हो, साल के 2-3 बोनस भी हो। तो वो तो ऐसी जगह काम, छोटे इदारों में काम नहीं करेगा, वो कहेगा किसी बड़ी जगह में काम कर लूं। क्या हाल है? तो ये डिफिकल्टी हो जाएगी ना, तो इसलिए इंप्लॉयज रखना इनके लिए बड़ा मुश्किल। दूसरा ये है कि यहाँ डबल टैक्सेशन होती है, अवॉइड टैक्सेशन। हाई पर्सनल इनकम कैन पुश ओनर इनटू हायर टैक्स ब्रैकेट। जैसे कि एक बंदे ने शॉप कर ली और उसकी साल की कोई 24 लाख आमदनी हो, हाँ जी, उसकी सैलरी से। 24 लाख कहाँ से आ रही है? सैलरी से। और उसने बिजनेस से भी साल का 40 लाख ऐड कर लिया, तो वो किस ब्रैकेट में जाएगा? 64 लाख वाली ब्रैकेट में चला जाएगा। और फिर टैक्स उसका ठीक ठाक बन जाएगा, अपनी कमाई भी और वो भी। मेरा ख्याल है इसको ड्रॉबैक में नहीं लाना चाहिए, तो खुशकिस्मती की बात होती है कि आपकी आमदनी ज्यादा है। क्या हाल है? हमारे यहाँ लोग इतने सड़ियल होते हैं कि वो कहेंगे टैक्स है ना देना पड़ेगा, तो आमदनी अल्लाह करे नहीं होए ना। हालांकि कि मैं आपसे क्या कहूंगा कि ये खुशकिस्मती कि आपकी आमदनी ज्यादा और आपको ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। आप उन खुश नसीब लोगों में हैं जिनकी आमदनी ज्यादा है। बहरहाल इन्होंने लिख दिया तो सही। अब डिफिकल्टी इन रेजिंग फंड। सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर कारोबार ग्रो कर रहा हो तो पैसों की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन बड़ी कंपनियों में पता है क्या होता है, जैसे नेस्ले हो गई, पैकेजेस हो गई, वो कोई प्रोजेक्ट है ना, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो इस तरह प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर देते हैं बैंक में ऑफिसर्स को बुला के। यानी इलाइट बैंक से, एमसीबी से, मेजान बैंक से मैनेजर्स बैठा लिए सामने, उनको चाय वाय पिलाई, अपने ऑफिस में खाना वाना खिलाया और प्रेजेंटेशन दे दी। और फिर उनको फिजिबिलिटी पकड़ा दी, हमारी फिजिबिलिटी, इसको पढ़ो और बताओ लोन क्या रेट में दोगे।
तो एक बोलेगा मैं 12% पे दूंगा, दूसरा बोलेगा 11, फिर आ जाएगा जाते जाते जनाब उनको लोन 9% पे भी मिल सकता है। क्यों? मिनिमम पॉसिबल वाले को देंगे ना वो, क्योंकि वहां हर बंदा लोन देना चाहता है, क्योंकि कंपनी बड़ी है, रिस्क है ही नहीं। लेकिन छोटे कारोबार को लोन देना चाहते हैं लोग, नहीं देना चाहते। वो लोन कहाँ से लेंगे? या अपनी बीवी से मांगेंगे उधार, फैमिली से, फ्रेंड से, या बैंक से। यही है ना उनके पास सोर्स। तो वो जब भी लेने जाएंगे लोन इतनी आसानी से उन्हें मिलेगा नहीं। क्या हाल है बच्चों? क्रेडिबिलिटी मैटर करती है ना। दूसरी तरफ क्या है बच्चों? लिमिटेड स्किल्स। एक बंदा या तो अकाउंटेंट होगा, या मार्केटर होगा, या मैनेजमेंट, कोई एक एरिया आता होगा, सारे एरियाज किसी को भी नहीं आते होंगे, लिहाजा आपकी स्किल्स महदूद होंगी और कारोबार चलाना इतना आसान नहीं होता। क्या हाल है बच्चों? वैसे आपने कभी ऐसे लोग देखे हैं जो घरों में रहते हैं, पढ़े लिखे भी होते हैं कभी कभी, लेकिन काम नहीं करते, ना जॉब करते हैं, और जब भी उनसे पूछो वो कहेंगे करोगे क्या? कहते हैं मैं किसी के अंडर काम नहीं कर सकता। तो कहते हैं फिर क्या करोगे? मैं कारोबार करूँ। तो उनसे पूछते हैं कारोबार कब करोगे? तो वो क्या कहते हैं? जब पैसा आएगा। और जब पैसा कब आएगा ये मुझे पता नहीं है, तो अल्लाह को पता। तो उनसे कहेंगे तजर्बा तो आपके पास है नहीं। तो कहते क्या करूं, पैसा आया नहीं, मैंने कारोबार किया नहीं, मुझे तजर्बा आया नहीं। पैसा आएगा, कारोबार करूंगा तो तजर्बा आ जाएगा। ऐसे करते करते वो क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के अहम साल गवा देते हैं। हालांकि कारोबार कभी भी ऐसे नहीं हो सकता। कारोबार का तरीकाकार ये है कि वो पहले जिस चीज में इंटरेस्टेड है उस फील्ड में जाए, सर्व करे। जैसे आप चार्टेड अकाउंटेंट बन जाते हो, सीए एंटर कर लेते हो, तो आप पहले एक आर्टिकल के लिए जाओगे फर्म में, वहां आपको मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखो बच्चों, अभी किताब है 300 पेज की एक, 125 पेज की एक है, तो आप मेरे पास आए हैं पढ़ने। वहां तो बेटा एक एक बॉक्स फाइल में 800-800 पेज लगाओ, और बॉक्स फाइलों की ये मिकदारें लगी हुई हैं, या हार्ड डिस्क में डाटा पड़ा हुआ है। तो वो इतना ज्यादा होता है कि आपसे मैनेज करना भी मुश्किल हुआ होता है। तो लेकिन आप उस मुश्किलात को फेस करते हो, और फिर आप उस इंडस्ट्री को समझना शुरू कर देते हो। और फिर क्या होता है, एक वक्त आता है आप ACA से FCA हो जाते हैं, फॉलोशिप मेंबर बन जाते हैं, यानी आप सीनियर मेंबर बन जाते हैं। और फिर आपको अलाउड होता है कि आप अपनी फर्म खोल सकते हैं। तो फिर आप क्या करते हैं? फिर आप अपनी फर्म खोल लेते हैं। लेकिन क्यों? कि पहले आपने उस मैदान में छलांग लगाई, उसमें होते खाए, मुश्किलात फेस की, फिर वो काम सीखा, फिर उस इंडस्ट्री का आपको समझ आ गया। और फिर जब आपको इतनी समझ आ जाती है तो फिर पैसा लगाने वाले आ जाते हैं। हाँ ये भी है। मेरा एक ब्रदर इन लॉ कह लें या साला कह लें, मेरी बेगम फर्स्ट कजन है, फूफो का बेटा। तो ही इज डूइंग हिज मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम UET, but when he done his MS in Industrial Management from same university, UET sorry, तो UET से वो कर रहा था। तो जब उसने वो कर लिया, तो he suddenly jumped in Pepsi as a supply chain manager। और जब वो सप्लाई चेन मैनेजर बना तो उसको वो इतना काम आ गया कि एक वक्त आया, उसको कोई इन्वेस्टर मिला, उससे कहा तुम स्टोर खोलो, सप्लाई चेन तुम्हें पता है। वो तो पैसे उसने लगाए, अब उसके 2 या 3 स्टोर हैं। यानी पहले उसने काम को सीखा है, और फिर उसके बाद तो वो बच्चा असल में ये है ना कि बाद बच्चे होते ही बड़े कमाल हैं, उसको वहीं जा इंटर्नशिप करने का वहीं जॉब मिल गई। रीजन माँ माँ उसकी यतीम बच्चा था, माँ उसकी जवानी में बेवा हो गई थी। मेरी बेगम की जो फूफो है नर्स थी, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां से कमाया, बच्चे को पढ़ाया। वो बच्चा इतना मेहनती था, मतलब कि मैं, मेरी जब शादी हुई तो वो सीढ़ियों में बैठा पढ़ रहा था। ही वॉज डूइंग, तो उसका मेरा हाल इंजीनियरिंग का दूसरा साल था। तो एक होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो डिटेल एंड डिटेल की किताब पढ़ी थी। तो मैंने भी MCS किया हुआ, MSIT किया हुआ, तो मैं देख रहा था, मैंने कहा यार ये तो, उसने मुझे, मैं बहुत सारी बातें पूछी, उसने उसको एब्जॉर्ब किया हुआ था पूरी तरह। तो बास बच्चे होते ही इतने मेहनती हैं कि वो
इंटर्नशिप के लिए जाते हैं और फिर वहीं से ग्रो कर लेते हैं। तो वो माशाल्लाह अब अपना उसका कारोबार है। और मेरे से उम्र में तो बहुत छोटा होगा, मेरी शादी हुई तो अभी वो सेकंड ईयर में था आपने। और नाउ आप उसके साथ बैठे तो बातें वो इतनी करता है। फिर जाहिर है बंदा अच्छा कमाता हो तो आगे शादी उसकी उसकी बीवी जो है पता नहीं कहाँ काम करती है, उसको किया स्पोर्ट उन्होंने दिया है, हुंडई टुसान दी है कंपनी में। मिसिस को उसकी खुद भी अमीर है, आगे मिसिस भी उसकी अमीर है। और ये नहीं कि काम नहीं करती, मैं उनके घर जाता हूँ मेरे लिए कुकीज भी बनाती हैं, बेक करती हैं, इतना कुछ है कि आप हैरान हो जाते हैं। मेरा अपना एक भतीजा माशाल्लाह बड़ा, मेरे भाई गुजर गए थे 2013 में। उस वक्त वो था 6 क्लास में। फिर उसने एक जंप मारा कि छठी क्लास में पढ़ना छोड़ा और 8वीं में सरकारी स्कूल में दाखिला ले लिया जाकर। 2 साल का गैप मार गया, वहां से 2 साल ऊपर चला गया। और फिर अभी उसने फिनिश किया है बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस पंजाब यूनिवर्सिटी से। और इन बिटवीन ये दाऊद शाही साहब की रिकॉर्डिंग पकड़ के, हमारी ही कोर्सेज की रिकॉर्डिंग जो फ्री यूट्यूब पर पड़ी है, ढूंढ ढांड के उसने कैफ भी क्वालिफाई कर लिया। अब वो कैफ भी क्वालिफाई है और बीएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इसके साथ में जॉब भी की है। 1.25 साल 1.5 साल हो गया उसे जॉब करते हुए। अब जॉब में मुझे बता रहा था माशाल्लाह उसकी इंक्रीमेंट लगी है, 1.25 लाख सैलरी भी है उसकी। ठीक है जी। तो ये बच्चा ही है यार, बीएस भी कर रहा है, जॉब भी कर रहा है और साथ सी इंटर भी कर गया। तो बच्चे काम करते हैं। खराबी बस एक ही है, जितने पैसे कमाता है सारे खर्च। होटल को ही पूछ लो, वो क्या आपको बताएगा, वो जैपनीज होटल है चाचू, बड़ा मजे का वहाँ खाना होता है, दोस्तों को पकड़ा जाके रोटी खा। तो ये खराबी है आजकल की नस्ल में, मेहनती बहुत है। यानी आप अंदाजा करें यार उसके हार्डवर्क का, यहाँ बच्चों को खप जाते हैं, पुत्र पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, मेरा बच्चा पढ़ ले। सुनते ही नहीं यार बच्चे आजकल के। अच्छा उससे छोटा है उसको मैं कहता हूँ, उसने कॉस्ट का पेपर भी पास है, रिपोर्टिंग 1 भी पास है उसकी, और उसका टैक्स भी पास है। तो उसे कहते हैं यार ला भी पास कर, आगे बढ़। वो कहते चाचू देखो 1 महीना लगाऊंगा मैं, इससे ऊपर मैंने कोई नहीं लगाना, और 1 महीने में तैयारी करूंगा, फिर जो नतीजा आएगा वो आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको मंजूर है तो पैसे जमा करा दो, मैं पैसे जमा करा देता हूँ। 1 महीना वो लगाता है, ऐसे ही करता है, 1 महीने से ऊपर उसने पढ़ना नहीं है। कहता है एक तरह एमएस में फंसाया हुआ है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में, दूसरा आप ये मैं इंसान हूँ कि जानवर हूँ, मेरे ऊपर इतना बोझ डाला हुआ। तो ये क्या है, वो मुख्तलिफ बच्चों के मुख्तलिफ रवैये। अच्छा बच्चों, तो बहरहाल वापस आते हैं बेटो कि एक बच्चे की लिमिटेड स्किल्स हो सकती है ना एक बंदे की, लेकिन इस तरह के लोगों का अंजाम अल्लाह माफ करे बड़ा मुश्किल होता है। ये जो लोग कारोबार कहते हैं करेंगे कारोबार, लेकिन करते हैं और कहेंगे किसी की बात हम सुन नहीं सकते, तो इनका आखिरी अंजाम क्या होता है, भाई कमाने लग जाते हैं। और भाई भी बेचारे इस जैसे इसके भाई हैं अब, मतलब क्या कहते होंगे इसको, कोई नहीं यार खैर है। हाँ जी। तो मतलब माँ बाप भी कहते हैं चल कोई नहीं यार, इतना खाना पका है तो चलो शोरबा आलू इसको भी दे देंगे, काम चलता रहता है। लेकिन मसला पड़ता है जब भाभियां आती हैं। तो वो आती क्या करती हैं, वो कहती हैं कि देखे मैं तो इसके भले की बात कर रही हूँ। पहले तो वो न्यूट्रल हो जाएंगी कि मैं भले की बात कर रहा हूँ, और फिर वो एंड पे कहेंगी कि हमारे मोहल्ले में एक गाड़ियों की वर्कशॉप है, काला मिस्त्री बड़ा मशहूर है, 2 लाख रुपए महीना कमाता है, वहां इसको रख देते हैं जाके। और वो 26 साल की उम्र में ना प्लग पाना ले गए तो लगा होता है, बल्कि उसकी उससे वो 15-20 साल छोटा लड़का या 10 साल छोटा लड़का चढ़ना, तेन ए मंगे भी जाओ रह गया उसको जाके, होता है अकल कोई नहीं। तो ये हो रहा होता है बच्चों अंजाम इनका एंड पे, पाने पकड़ा रहे होते हैं फिर। हाँ सही बात है, यही तो बात है। तो उस वक्त नहीं करेंगे काम जब वक्त था, और बाद में थकते रहेंगे। तो मैंने 2-3 साल जब पढ़ा लिया तो मुझे शौक था कंप्यूटर साइंस का, मैंने पढ़ी और मैं चला गया सॉफ्टवेयर हाउस में। 2-3 साल मैंने काम किया, मुझे बिल्कुल मिसमैच लगा। मिसमैच इसलिए लगा कि वहां के सारे प्रोग्रामर मेरे आले दुआले बैठ जाते थे, बातें सुनते रहते थे मेरी। मैं चाय शाय पीता था वहाँ, गपशप लगाता था उनसे, मैंने सिगरेट पीना भी सीख लिया। तो मैं सिगरेट भी वहां पीता था और कहानी एक से एक मैं उनको सुनाता था। तो मुझे सॉफ्टवेयर उस 6 माह बाद निकाल देता था। पहले वो मुझे प्रोग्रामिंग में से निकालते थे,
और एडमिन में ले आते थे कि आप ऑपरेशन मैनेजर हैं, बस अकाउंट्स मैनेज करें, तनख्वाहें मैनेज करें और प्रोजेक्ट मैनेज करें कि मॉड्यूल टाइम पे मुकम्मल हो जाए। क्योंकि वो पता था प्रोग्रामर को बैठा है कहानियां सुनेगा सुनाएगा, करने ही देगा काम किसी को। और साल एक के अंदर वो समझ जाते थे कि यार ये बंदा परफेक्टली मिसफिट है इस फील्ड के लिए। इतनी देर में वो मुझे फारिग कर दिया। मैंने कैपसॉफ्ट में काम किया, माइक्रोसॉफ्ट में प्रोजेक्ट पे नहीं, कैपसॉफ्ट में मैंने काम किया थोड़ी देर। फिर मुझे पता लग गया मैं कि यार मेरा मिजाज इसके साथ मिलता कोई नहीं, ये काम मेरा नहीं, छोड़ दे तो इसको कोई फायदा नहीं। अच्छा बच्चों, एनीवे अब देखिए हमें इसमें फायदा क्या होगा, हम बात कर लेते हैं। एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप, आप चलते हैं पार्टनरशिप की तरफ। ठीक है बच्चों, इसको हम बंद कर देते हैं। पार्टनरशिप क्या चीज होती है बच्चों? 3-4 दोस्त, या जैसे ये कहता है हम भाई मिलके एक फर्म खोलेंगे। ठीक है, अल्लाह करे खोले यार, अल्लाह करे खोले, और आपकी बीवियां आपको इकट्ठा काम करने दे सही। वो तो थोड़े दिन बाद ही पता होता बीवियों में, वो कहती है ऐसी बुढ़ी तो मैनू जहर लगती, नीला थोथा पा के पैड़ी लगती। फिर वो कहेंगी मेरा हर एक के साथ गुजारा है, बस इसकी बीवी के साथ गुजारा नहीं। आप एक दिन ना करेंगे, कहेंगे भाइयों का जज्बा है, चलता रहेगा काम थोड़ी देर, लेकिन आपको पता है बच्चों कितनी को देर काम चलेगा। इन दी एंड आप तंग होके क्या कहते हैं कि तू क्या कहती हो भाई, कारोबार भी अलहदा करो, घर भी अलहदा करो। ये तो कुछ भी नहीं, तू तो बड़ी बड़ी बातें करता है। ये शादी के 10-15 साल बाद बीवियां ये कहती कि हमारी फैमिली के हर बंदे का नाम जब लो उसके आगे हजरत लगाया करो, और अगर गुजर चुका है तो साथ रहमतुल्लाह लगाया करो, और अपनी फैमिली के बंदे के नाम के साथ कुत्ता, बिल्ली, बकरा, इस तरह के लकावात लगाए। जिंदगी आसान लग बदे जाएंगे आगे। अच्छा बच्चों, पार्टनरशिप, ए बिजनेस विच इज को ओन्ड बाय 2 और मोर पीपल। दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, कजन भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे आमतौर पे वो जिनकी आपस में कोई कारोबार। हमेशा बच्चों उन लोगों के साथ किया जाता है जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग हो। क्या हाल है बच्चों? बिजनेस का मामला ऐसा है कि आप हमेशा पार्टनरशिप उनके साथ करेंगे जिनका मिजाज आपके साथ मिलता है किसी एतबार से। अच्छा, ये मिजाज से मराद ये नहीं कि एक अग्रेसिव है और एक सॉफ्ट है, ये नहीं मैं कह रहा। मकसद ये है कि यहाँ ईमानदारी के एतबार से वो एक जैसी सोच रखते होंगे, क्वालिटी के एतबार से एक जैसी सोच रखते होंगे, तब वो पार्टनर बनेंगे, वरना वो पार्टनर नहीं बनेंगे। चाहे वो भाई हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो कजन हैं। ठीक है बच्चों? अच्छा बेटा, थोड़ा थोड़ा पढ़ती भी जाए ना साथ साथ, आपका किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे भी ऐसी आ रही है। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अच्छा बच्चों, सो अ बिजनेस इज दैट इज को ओन्ड बाय दो या दो से ज्यादा लोग, इज प्रेफर्ड एज, इज रेफर्ड एज, इसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। द को ओनर ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड पार्टनर्स, यानी कि जो कारोबार चलाने वाले हैं उनको, उनके लिए जो हम नोमेनक्लेचर यूज करते हैं पार्टनर्स, दे कलेक्टिवली फॉर्म द फर्म, या ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करते हैं मिलकर। अब आमतौर पे होता है ये बच्चों कि जो पार्टनरशिप है उसका जो लॉ कहता है, जो लॉ हमारे मुल्क में, हमारे मुल्क का लॉ कहता है कि इसके अंदर कम से कम 2 बंदे तो होने ही चाहिए। एक बंदा और कहता हूं मैं कारोबार चला रहा हूँ पार्टनरशिप पे, हो सकता है? नहीं, पार्टनरशिप ऑलवेज कंसिस्टेड ऑफ 2 पर्सन, एक तो एक्स्ट्रा होगा बंदा। और मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? 20 तक, 20 से ऊपर नहीं जा सकती। इसको रेड मैंने इसलिए किया है कि ये एमसीक्यू बन सकता है। इसको मैंने फिर रेडी कर दिया, मैं ये बात अहम है, इसका टेस्ट हो सकता है पेपर में कि मिनिमम 2 और मैक्सिमम 20। अच्छा, अगर 20 से ज्यादा लोग मिलकर कारोबार करना चाहें तो क्या करेंगे? वो फिर कंपनी रजिस्टर्ड करवा लें। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये ना ले लेना कि कंपनी बनाने के लिए 20 से ज्यादा लोग होने चाहिए। नहीं, कंपनी 2 लोग भी बना सकते हैं, एक भी बना सकता है। ठीक है, लेकिन अगर 20 से ज्यादा लोग हैं तो पार्टनरशिप के लिए मिसफिट हो गए ना फिर वो। अच्छा, आगे आ गया, द ओनर्स आर कॉल्ड partners and together they form the firm and partner agree to share the profit and losses। यानी उनके दरमियान ये मुआहदा होना चाहिए कि अगर नफा हुआ तो वो भी बांटेंगे और अगर नुकसान हुआ तो वो भी बांटेंगे। और
कौन सा बंदा क्या एफर्ट करेगा, काम बांट लेते हैं ना, तभी तो पार्टनरशिप बनी है। जैसे ये कहता है हम भाई मिल के पार्टनरशिप करेंगे और कारोबार करेंगे, अल्लाह करे ऐसा हो, हम दुआ देते हैं। तो क्या होगा, एक भाई इनका यकीनन ऑडिट में होगा, अगर तीनों ऑडिट में फिर फर्म नहीं चलनी। एक ऑडिट में होगा, एक टैक्स में होगा, ठीक है, और एक होगा जो बिजनेस प्लानर होगा, फिजिबिलिटी वगैरह बनाने के ऊपर। तो फिर ये पार्टनर बन सकते हैं, वरना पार्टनरशिप का फायदा ही नहीं है कि हर बंदे की स्किल दूसरे से अलग है। तो अब फिजिबिलिटी वगैरह का काम आ गया तो ये कर लेगा, टैक्स वगैरह का आ गया तो दरमियान वाले भाई कर लेंगे, ऑडिट का आ गया तो बड़े भाई कर लेंगे। ठीक है जी। तो इस तरह करके काम बढ़ जाए तो पार्टनरशिप चलानी बड़ी आसान हो जाती है। जैसे ये जो आपने देखी, जो जो बसें चल रही हैं हमारे इधर रूट पे, जो जो इलेक्ट्रॉनिक बसेस हैं, इसकी फिजिबिलिटी मेरे सामने बनी है। मेरे एक दोस्त हैं, अबू बकर साहब, पहले एसीसी में यहाँ पढ़ाते भी रहे, उन्होंने बना के दी है। तो अमाउंट तो मैं आपको शेयर नहीं कर सकता कितनी ली उन्होंने, लेकिन इस पूरी की प्लानिंग करके दी थी उन्होंने। ठीक है ना। और उनकी खूबी है कि वो ज्यादातर काम कर लेते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉनिक बेस अकाउंटिंग है ना, इसका ऑडिट या इसका सिस्टम बनाते हैं, बेसिक काम उनका ये। अच्छा बच्चों, है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, एसीसी क्वालिफाइड भी है और सीए क्वालिफाइड भी, दोनों की है। अच्छा बच्चों, अब आइडियली थ्रू अ रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट, आप रिटन पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हर बात क्लियर करते हैं क्या। जाहिर है हर कारोबार को एक नेम की जरूरत होती है, तो दोस्त मिलकर तय करते हैं कि इसका नाम वो रखा जाए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। ठीक है ना। जैसे मेरा अपना जो चैनल है उसका नाम है इको टैक मैनेज, इको टैक मैनेज। ठीक है, ये मैंने इसलिए बनाया था कि किसी वक्त मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस बनाऊंगा तो ऐसी टेक्नोलॉजी जो इकोनॉमिकल है, ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम जो इकोनॉमिकल है, तो इसलिए इकोनॉमिकल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट, इकोटैक मैनेज। ठीक है, यही मेरा चैनल है और यही मेरा जीमेल भी है, इत्तेफाक से मुझे मिल गया था। दिस इज आल्सो माय जीमेल, इकोटैक मैनेज। तो मैंने जब ये नाम रखा तो मेरे एक दोस्त ने जो सॉफ्टवेयर चलाता, कहते हैं यार इसको फौरन रजिस्टर्ड करा दो, ये इतना अच्छा नाम है, फौरन क्लिक हो जाना है और किसी ने रजिस्टर्ड करा लेना है। और करा लिया लोगों। चैनल देखा होगा, नाम अच्छा लगा, किसी ने कंपनी बना दी इस नाम से। अच्छा बच्चों, तो पार्टनर्स हमेशा कौन सा नाम लेंगे जो उन्हें पसंद होगा। और पार्टनरशिप का या फर्म का पर्पस भी हमेशा वाज़ह लिखा जाता है। ये सॉफ्टवेयर बनाएगी, ये कॉलेज चलाएगी, ये बैंक लॉन्च करेगी, क्या करेगी, पर्पस भी तो लिखना है ना, कारोबार क्या करेगा। और आगे बच्चों, कंट्रीब्यूशन, हर पार्टनर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन, कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जब हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो सबसे पहले नाम नाम बनाते हैं पार्टनरशिप का, उसके बाद पर्पस डिफाइन करते हैं, और फिर हम एक जॉइंट अकाउंट खुला लेते हैं, रजिस्टर्ड करा के जॉइंट अकाउंट। और फिर फौरी तौर पे जितना जितना पैसा हम दोस्तों ने उसमें डालना है वो हम उसके अंदर अकाउंट में डाल देते हैं, ताकि जाहिर है ऑफिस, जिस दिन पहले दिन ऑफिस जाना है उस दिन ही किराया शुरू हो जाएगा। तो अगर मैं अपनी पॉकेट से दूंगा तो एडजस्टमेंट कैसे होगी। इसी आसानी के लिए क्या करते हैं, एक जॉइंट अकाउंट खुला देते हैं। फिर आगे अपनी अपनी क्या बांट लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कंपनसेशन भी। अब ऐसा हो सकता है पैसा सबका बराबर हो और रिवार्ड एक दोस्त का ज्यादा हो, एक पार्टनर का ज्यादा हो सकता है। क्या हाल है बच्चों, मैं कहता हूँ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है उसका पैसा कम हो, हिस्सा ज्यादा हो। फर्ज करें जी हम पार्टनरशिप कर लेते हैं, दाऊद साहब और मैं पार्टनरशिप कर लेते हैं, इसी कॉलेज में कर लेते हैं। ठीक है, दाऊद साहब पढ़ाते हैं 4 कोर्स, मैं पढ़ाता हूँ 2 कोर्स। वो 4 पढ़ाए, 4 क्लासें पढ़ाए, मैं 2 पढ़ाऊँ और कहूँ पैसा आधा आधा, मान जाएगा। तो कहेगा ना यार, तो 2 घंटे 3 घंटे पढ़ा के निकल जाता है, चल जरा, तो पैसे क्या देगा, कम देगा ना। तो पैसे कम हो सकते हैं। क्या हाल है बच्चों, टेक्नोलॉजी और ब्रांड के भी पैसे होते हैं, किसी बंदे को काम ज्यादा आता है ना जी। तो मुझे बता रहे थे, एक सुनारी बैंक के मैनेजर है, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार इस तरह एक अकाउंट आया है,
तो दोस्तों ने मिलकर पार्टनरशिप बनाई है। तो मैं कहा बन कैसे गई? कहते यार बनी ऐसे, वो गाड़ी में आ रहे थे किसी जगह से, रास्ते में तय हुआ पांचों दोस्तों में हमने ये कारोबार करना है, और पांचों अच्छी जॉब पे थे। तो एक दोस्त को जिसने कहा कि एक बंदा फिर अपनी जॉब की कुर्बानी देगा, और जो जॉब की कुर्बानी देगा उसे सैलरी भी देंगे। तो एक दोस्त ने अगले दिन रिजाइन किया और कारोबार स्टैब्लिश। अब वो वॉच करेगा ना कारोबार को, 3 स्लीपिंग पार्टनर हो गए ना, 4 सॉरी, और एक वर्किंग हो गया। तो हो सकता है ऐसा है कि वो पार्ट टाइम आके काम भी करते हो 5 बजे के बाद, लेकिन वो सुबह से शाम तक जॉब कर रहा है, तो उसको ज्यादा हिस्सा मिलेगा, चाहे कंट्रीब्यूशन बराबर भी हो। तो ये फिर पहले तय करना पड़ेगा किसका क्या कंपनसेशन होगा। अच्छा बच्चों, इट आल्सो इंक्लूड प्रोविजन फॉर एडिंग, नए पार्टनर भी ऐड हो सकते हैं। क्या हाल है बच्चों? कारोबार ग्रो कर रहा है, पैसे की जरूरत है, कोई और दोस्त मिल जाता है, यार मैं भी कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, तो भी आ सकता है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? सेलिंग इंटरेस्ट हो सकते हैं, क्या चीज बेच रहे हैं, क्या बेचना चाहते हैं। आगे बच्चों, इंटरेस्ट बेचा जा सकता है, कहने का मतलब ये एक पार्टनर आ सकता है, इसका मतलब है, इसका मतलब एक पार्टनर जा भी सकता है। क्या मतलब? मैं अपना इंटरेस्ट बेच देता हूँ ना किसी को, कहता हूँ यार मैं थक गया हूँ भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, तो कोई और आ जाए, अपनी जगह मैं किसी और को इंट्रोड्यूस करा सकता हूँ। इसमें सबसे बड़ा मसला कहाँ कब आएगा? जब आपस में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, तो उस कॉन्फ्लिक्ट की रेजोल्यूशन मसला बनेगी ना। और इख्तलाफ राय तो होता है जब ज्यादा लोग हो। क्या ख्याल है बच्चों? और आगे क्या बच्चों? ये भी एक मसला है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? खत्म करना है तो कैसे करेंगे? क्यों भाई? 3 पार्टनर है, एक कहता है चलाऊंगा आगे, 2 कहते हैं नहीं चलाना, या एक कहता है नहीं चलाना, तो एक मसला पैदा होगा। हमारे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब भी पार्टनरशिप करो, पार्टनरशिप चलाने के असूल लिखो, लेकिन पार्टनरशिप छोड़ने के असूल भी साथ लिखो। हर कारोबार के मुतालिक लिखना जरूरी कहा है, और हुक्म यह दिया है कि जब भी पार्टनरशिप करो, जब पार्टनरशिप हो रही होती तब आपको नजर आ रहा होता है ग्रोथ, पैसा। लेकिन मसला पड़ता है जब पैसा लग जाता है, स्टेक लग जाता है, तो फिर उसको एंड अप कैसे करेंगे? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। और जब खत्म होगा तो फिर एसेट्स क्या होंगे? देखे ना, कोई कोई फैक्ट्री खरीदी होगी, उसकी जमीन खरीदी होगी, उसके एसेट्स खरीदे होंगे, मशीनें होंगी, तो उनकी तकसीम कैसे होगी? ठीक है ना। और अक्सर होता है अल्लाह को कोई भी प्यारा हो सकता है कभी भी, सांसें कौन सी कोई खरीदी होती है। कभी भी अल्लाह का फैसला आ गया, एक पार्टनर चला गया दुनिया से, तो क्या होगा? तो ये सारी चीजें बड़ी अहम है, इन पे बातें करेंगे कल इंशाल्लाह। अब आप ब्रेक कर लीजिए थोड़ा, चूंकि अगली क्लास आपने पढ़नी है। ठीक है बच्चों। अच्छा, डिमांड सप्लाई की समझ आई बच्चों?